लॉ वाला चैनल स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर आकृति सेठ आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। एक बहुत ही ऐसा टॉपिक जो कि पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं इस टॉपिक को पढ़ते हुए, बट आई अश्योर यू कि आज के इस सेशन के बाद आपके जो कुछ डाउट्स होंगे इस टॉपिक को लेके वो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू एड्रेस ऑल द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ दिस टॉपिक। ये टॉपिक है क्या इवेंचुअली जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं? ये टॉपिक बात करेगा आपका कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर के ऑफेंस के बारे में। तो ये जो ऑफेंस है ये सेक्शन 299 एंड 300 हमारी बात करता है कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है और मर्डर क्या होता है। अब ये जो सेक्शंस हैं ये हैं तो बहुत छोटे से सेक्शंस, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सेक्शंस हैं, बट एक्चुअली में होता क्या है कि ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, ये इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि पेपर सेटर्स इन क्वेश्चंस से जरूर क्वेश्चंस बनाते हैं, इन सेक्शंस के ऊपर जरूर क्वेश्चंस बनाते हैं। तो आप लोगों को इन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। इन सेक्शंस को सिर्फ सेक्शंस की तरह नहीं समझना है, इनके साथ बहुत सारे केस लॉस करना बहुत जरूरी है। केस लॉस आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी डील ऑल दीज थिंग्स। एक ऑफेंस हुआ है, किसी की डेथ कॉज हुई है, क्या वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, क्या वो मर्डर होगा? इसको आपको कौन से सेक्शन के अंदर लगाना है, किस सेक्शन का चार्ज लगाना है और किस सेक्शन की पनिशमेंट लगानी है, किस सेक्शन के अंदर ही आएगा, कौन सी सब क्लॉज के अंदर आएगा, कौन सी एक्सप्लेनेशन में ये फिट करता है, कौन से एक्सेप्शन में ये फिट करता है, ये सब कुछ समझना व्हेन वी टॉक अबाउट 299 एंड 300 हमारे लिए बहुत जरूरी है। एंड स्पेशली क्योंकि हम लॉ स्टूडेंट्स हैं तो हमें एक फेयर आइडिया होना बहुत जरूरी है जब हम बात कर रहे हैं आईपीसी की, जब हम बात करते हैं इंडियन पीनल कोड की जो कि इंडिया का पीनल कोड है। तो यहाँ पे जब बताया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से विवरण किया गया है कि कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, मर्डर क्या होता है, तो आपको इन दोनों का डिफरेंस समझना भी जरूरी है और ये समझना भी जरूरी है कि कब ऑफेंस हुआ और आपको कौन से सेक्शन के अंदर उसको गिल्टी ठहराना होगा। तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक भी है। अगर एक बार समझ आ जाए तो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है एंड मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोग बोर ना हो, आप लोग बिल्कुल भी इंटरेस्ट लूज ना करें और मैं इसको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के फॉर्म से और बहुत सारे केस लॉस के माध्यम से लेके आई हूँ। तो जब आप ये लेक्चर खत्म कर लेंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ जी मैम ने बहुत सारे केस लॉस कराए। क्योंकि होता क्या है, जब हम कोई भी केस पढ़ते हैं तो हम कहानी के फॉर्म में पढ़ते हैं, हम उसके फैक्ट्स पढ़ते हैं, देखते हैं कि जजमेंट क्या आई, लॉ को कैसे इंटरप्रेट किया गया। तो इससे क्या होता है कि चाहे मुझे कॉन्सेप्ट याद ना भी हो, चाहे मुझे सेक्शन की लैंग्वेज याद ना हो, बैरक की लैंग्वेज याद ना हो, पर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो केस लॉ की कहानी जरूर याद होती है। जब वो केस लॉ की कहानी याद होती है तो उससे हम कॉन्सेप्ट को भी ले आते हैं। अब हम सब ने केएम नानावती का केस तो सुना ही है। केएम नानावती के केस के ऊपर एक मूवी भी बनी थी जिसमें अक्षय कुमार थे। तो अब जब क्या होता है, जब मेरे को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के बारे में सोचना है और मुझे कोई आइडिया नहीं है, मेरे को सब कुछ भूल गया है, मेरी मेमोरी एकदम वॉश हो चुकी है और मेरे को पेपर के टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब जो पिक्चर मैंने देखी थी केएम नानावती के ऊपर, या फिर क्या हुआ था, मैम ने मुझे जो लेक्चर दिया था जिसके अंदर उन्होंने केएम नानावती का केस डिस्कस किया था और उन्होंने क्या बताया था कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में उसने किसी को मार दिया, उसने अपनी वाइफ को किसी के साथ इलिसिट रिलेशनशिप में देखा और उसने किसी का खून कर दिया। तो क्या ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है या नहीं है, क्या ये मर्डर होगा, क्या ये कल्पेबल होमिसाइड होगा? तो एग्जाम्पल्स या फिर केस लॉस क्या करते हैं, जो हम कॉन्सेप्ट भूल भी जाते हैं वो हमें वो भूलने नहीं देते हैं। कहानी के माध्यम से हमेशा हमें याद रहता है कि हमने क्या पढ़ा था। तो इसीलिए इस लेक्चर में मैंने कोशिश ये की है कि मैं खूब सारे केस लॉस लेके आऊंगा आप लोगों के लिए और जो ये कॉन्सेप्ट है हमारा मर्डर का और कल्पेबल होमिसाइड का, उनको बहुत सारे केस लॉस के माध्यम से ही आपको पढ़ाऊं। अब बात करते हैं कि ये लेक्चर किसके लिए रेलेवेंट है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने ये फाउंडेशन बैच लॉ वाला के माध्यम से आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो फाउंडेशन बैच में हम फाउंडेशन, आपकी जो नींव है उसको मजबूत कर रहे हैं। तो नींव मजबूत कर रहे हैं और अगर आप एक जुडिशरी के एस्पिरेंट हैं जो कि प्रीलिम का या फिर मेंस का पेपर दे रहे हैं या फिर आप इंटरव्यू के लिए भी अपीयर हो रहे हैं, तो कभी कभी पूछा जाता है आपसे इस सेक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी, तो ये बहुत रेलिवेंट है। अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट हैं और करंट लीगल नॉलेज के लिए इंटरेस्टेड हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक बार समझ तो लें कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर होता क्या है।
अगर आप एक LLB स्टूडेंट हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, बिकॉज आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में मोटे मोटे बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं 20-20 नंबर के कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के ऊपर, तो आप लोगों को तो बहुत ही अच्छे से करना जरूरी है। और अगर आप एक लिटिगेटर हैं, अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं, तब भी आपके लिए रेलेवेंट है, क्योंकि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जब प्रैक्टिस करनी है, कोर्ट में जाके आर्ग्यू करने हैं अपने केसेस, तो किन बेसिस पे क्या आर्ग्यूमेंट्स होनी चाहिए आपकी, किन बेसिस पे आप अपने पॉइंट्स को रखेंगे। और ये जो केस लॉस है ये आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो प्रेसिडेंट्स की तरह एक्ट करती आ रही हैं, और आप अपने केस को आर्ग्यू करते हुए इन केस लॉस का भी हेल्प ले सकते हैं। तो ये आप सबके लिए बहुत रेलेवेंट होने वाला है। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस सी कि आज के इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो पहले तो एक ओवरव्यू करेंगे, ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, ये हम लोग अभी तक कल के लेक्चर तक हम लोग चैप्टर नंबर 15 तक कर चुके हैं आईपीसी का, और आज हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे हम बात कर रहे हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी। तो जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, उनके ऑफेंसेस की बात करते हैं, तो बहुत सारे प्रकार के ऑफेंसेस हैं वहां पे, बट हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे और इस चैप्टर नंबर 16 को डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि किस किस भाग में हमें इसको पढ़ना है। आज के इस लेक्चर में मैं सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को डील करूंगी। आने वाले लेक्चर्स में मैं आगे के जो सेक्शंस हैं, ग्रीवियस हर्ट, किडनैपिंग, अबडक्शन, मिसकैरेज, इन सबको डील करूंगी। देन हम समझेंगे कि होमिसाइड क्या होता है, कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है और उसकी पनिशमेंट कहां दी हुई है। देन वी विल डील विद सेक्शन 299 आईपीसी, और 299 और 300 के बीच में डिफरेंस क्या है वो समझेंगे। 299 की जो एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं उनको समझेंगे। फिर एक स्टेटमेंट आती है हमारे एग्जाम्स में, कल्पेबल होमिसाइड इज जीनस एंड मर्डर इज द स्पीशी। इसका क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, हम ये स्टेटमेंट को समझेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। सपोज सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं वो समझेंगे। ट्रांसफर ऑफ मैलिस क्या होता है, जो कि सेक्शन 301 में दिया हुआ है, वो समझेंगे। कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं सेक्शन 300 में, मर्डर के रूल की कुछ एक्सेप्शंस हैं उनको समझेंगे, और इलस्ट्रेशंस करेंगे केस लॉस के साथ। कुछ और केस लॉस करेंगे जो कि लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, और मर्डर की पनिशमेंट दी गई है 302 में, हम वो भी समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड है, ये हमारे मन में हमेशा दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है जब भी हम किसी कहानी को सुनते हैं कि क्या ये मर्डर में फॉल करेगा, क्या ये कल्पेबल होमिसाइड में फॉल करेगा। इस सब को समझने से पहले आप लोगों को क्या समझना है कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्या समझना है, चैप्टर नंबर कौन सा है, 16 नंबर चैप्टर है, जो कि बात करता है ह्यूमन बॉडी के ऑफेंसेस से, ह्यूमन बॉडी वाले ऑफेंसेस के बारे में। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो ये है कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, किडनैपिंग अबडक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है, मिसकैरेज क्या होता है, एसिड अटैक क्या होता है, रेप का जो डेफिनेशन है उसको कैसे वाइडन अप किया गया, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है। इन सब के ऊपर मैं इंडिपेंडेंट डिफरेंट लेक्चर्स लूंगी, और मैं जान के बहुत बड़ा लेक्चर नहीं बना रही हूँ कि आप लोग बोर हो जाए, इंटरेस्ट लूज करें, इसीलिए मैं एक एक इंडिविजुअल टॉपिक को उठा रही हूँ यहाँ पे। जैसे आज के इस लेक्चर नंबर 31 में हम बात कर रहे हैं कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर की। अब कल आने वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 32 में हम मिसकैरेज को पढ़ेंगे। सिमिलरली ऐसे बढ़ते बढ़ते हम लोग ग्रीवियस हर्ट, किडनैपिंग, अबडक्शन, एसिड अटैक, रेप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सबको पढ़ेंगे। बट समझना क्या है, जो चैप्टर नंबर 16 है जिसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस दिए हुए हैं, वो क्या है, वो जो चैप्टर है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, तो एक्चुअली में अगर आप देखो 299 से 377 तक ये पूरा हमारा चैप्टर नंबर 16 है। तो काफी सारे सेक्शंस हैं, इनको एक साथ पढ़ के हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप करेंगे। ठीक है, अब समझते हैं कि चैप्टर नंबर 16 में कैसे कैसे ऑफेंसेस को डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले ऑफेंसेस जो कि जान को लेके हैं, लाइफ को लेके हैं, वो है 299 से 300। अब जो मिसकैरेज वाले ऑफेंसेस हैं वो है 312 से 318, जिसको हम कल पढ़ेंगे। हर्ट, ग्रीवियस हर्ट 319 से 338। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करना, किसी को किसी डायरेक्शन में ना जाने देना, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करना। अगर मैं
मिस्टर ए को इस डायरेक्शन में नहीं जाने दे रही तो मैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर रही हूँ। बट मैं अगर इसको इस कमरे के अंदर बंद कर देती हूँ और मैं किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाने दे रही तो मैं क्या कर रही हूँ, रॉन्गफुल कन्फाइन कर रही हूँ। ये पढ़ेंगे 339 और 348 में। फोर्स क्या होता है, असॉल्ट क्या होता है, क्रिमिनल फोर्स क्या होता है, 349 से लेके 358 में हम ये पढ़ेंगे। किडनैपिंग एंड अबडक्शन के ऑफेंसेस कैसे होते हैं, 359 से लेके 374 में पढ़ेंगे। रेप अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफेंस है और उसकी जो डेफिनेशन है उसको बहुत ही वाइडन अप किया गया है, उसके जो स्कोप है उसको बहुत ही बढ़ाया गया है, उसको हम समझेंगे 375 से 376E। कुछ अमेंडमेंट्स हुई है उनको समझेंगे। अननेचुरल सेक्स क्या होता है 377 में समझेंगे। तो इन सारे चैप्टर में ये पूरा जो चैप्टर नंबर 16 है इसका एक ओवरव्यू मैंने आपके सामने रख दिया है। इनको हम एक साथ नहीं पढ़ेंगे, हम डिफरेंट लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ेंगे। और आज का जो लेक्चर है उसमें हम सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। अब मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको अभी अभी बोला, तो इसका भी ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि एक्टस रियस और मेंस रिया इनमें क्या है। तो एक्टस रियस आपको पता है, एक्टस रियस क्या होता है, एक्टस रियस क्या होता है, किसी भी ह्यूमन कंडक्ट का कॉन्सिक्वेंस जो होता है वो एक्टस रियस होता है। और मेंस रिया क्या होता है, आप सबको पता है, मेंस रिया होता है गिल्टी माइंड। अगर आपका गिल्टी माइंड है कोई भी ऑफेंस करने का तो मतलब आपका मेंस रिया है। तो मेंस रिया और एक्टस रियस। फिर पढ़ेंगे कि बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं सेक्शन 299 के, वो डिफरेंट पार्ट्स को समझेंगे। इस स्टेटमेंट जो कि बोली जाती है कल्पेबल होमिसाइड जीनस है और मर्डर स्पीशीज है उसको समझेंगे। डिस्टिंक्शन करेंगे सेक्शन 299 और 300 के बीच में। डिफरेंट क्लॉजेस ऑफ सेक्शन 300 पढ़ेंगे। मिसकैरेज को हम पढ़ेंगे बट इसको हम लेक्चर नंबर 32 में करेंगे, इसको आज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सपोज सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं, ट्रांसफर ऑफ मैलिस क्या होता है, जो वेरियस एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं टू ऑफ सेक्शन 299 उनको करेंगे और एक्सेप्शंस टू सेक्शन 300 उनको भी आज हम करेंगे। तो आज का हमारा जो एजेंडा है ये मैंने आपके सामने रख दिया है जब हम टॉपिक की बात कर रहे हैं मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड। अब सबसे पहले आपको क्या समझना है कि होमिसाइड का क्या मतलब है। होमिसाइड एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, होमो। होमो का मतलब क्या होता है, मैन, होमो सैपियंस जैसे बोलते हैं, तो होमो का मतलब है मैन। और सीडो, साइड जैसे है तो साइड का है सीडो, सीडो का क्या मतलब है, कट। तो होमो और साइड, तो होमो का मतलब हो गया मैन और साइड का मतलब हो गया कट। तो अगर आप मैन को काट रहे हो, बेसिकली आप किसी भी ह्यूमन बीइंग को अगर मार रहे हो, किल कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, होमिसाइड कर रहे हो। तो होमिसाइड में क्या जरूरी है, मैन का मारना जरूरी है, किसी एनिमल का होमिसाइड नहीं होता, सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग का होमिसाइड होता है। तो किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग क्या होगा, अपने आप में उसको होमिसाइड कहा जाएगा। अब होमिसाइड के डिफरेंट टाइप्स क्या है, लॉफुल हो सकता है या फिर अनलॉफुल हो सकता है। अगर हम लॉफुल की बात करें तो कुछ ऐसे एक्ट्स हो सकते हैं जो एक्सक्यूजेबल है, कुछ ऐसे एक्ट्स हो सकते हैं जो जस्टिफाइबल है। जस्टिफाइबल का एग्जांपल है चैप्टर नंबर 4 आपका, जो जनरल एक्सेप्शंस के अंदर कवर्ड है कि अगर एक इंसान ने दूसरे इंसान को मार दिया बट वो कह रहा है कि जो भी मैंने किया अंडर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड किया, मैं पागल था, मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, आई वॉज नॉट नोइंग वॉट एवर आई एम डूइंग इज कॉन्ट्ररी टू लॉ और प्रोहिबिटेड बाय लॉ और व्हाट इज द नेचर ऑफ द एक्ट, तो हम क्या कहेंगे कि वो जो उसका एक्ट है वो जस्टिफाइबल एक्ट है, वो जनरल एक्सेप्शन के अंदर कवर्ड है। या फिर कोई ऐसा एक्ट है जो एक्सक्यूजेबल एक्ट है, तो भी हम बोलेंगे कि वो लॉफुल अथॉरिटी से कर रहा था बट उसको पता ही नहीं था कि जो भी वो कर रहा है वो एक क्राइम है। या फिर आप किसी इंसान को मार रहे हो और आप अनलॉफुल तरीके से मार रहे हो, आप इलीगल तरीके से मार रहे हो, यू आर किलिंग अ ह्यूमन बीइंग बाय एन अनलॉफुल वे और बाय एन अनलॉफुल इलीगल मीन, तो हम क्या कहेंगे, सेक्शन 299 लगेगा या सेक्शन 300 लगेगा या सेक्शन 304 ए लगेगा, 304 बी लगेगा, 305 लगेगा, 306 लगेगा। अब आप बोलोगे 299 और 300 तो समझ गए कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर है, 304 ए क्या होता है, 304 ए होता है जब आप किसी की डेथ कॉज करते हो बाय नेग्लिजेंट एक्ट। डॉक्टर्स के ऊपर बहुत लगता है, वो हम आराम से अलग से पढ़ेंगे कि 304 ए हम लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स के ऊपर लग जाता है अगर कोई नेग्लिजेंस से एक्ट कर रहा है। 304 बी क्या होता है, डाउरी डेथ होता है। और 305 और 306 क्या होता है, अबेटमेंट। अगर आप अबेटमेंट करते हो किसी भी बच्चे का
कि वो या इंसेन पर्सन का कि वो सुसाइड करे, या फिर एक नॉर्मल सुसाइड का अबेटमेंट करते हो तो 305 और 306 लगता है। तो ऑल दीज वेज आर होमिसाइड, बट दे आर ऑल अनलॉफुल वे, दे आर ऑल इलीगल वे। इलीगल तरीके से आप किसी को मार रहे हो, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अ ह्यूमन बीइंग बाय एन इलीगल वे कैन बी डन बाय ऑल दीज वेज, बट इफ इट इज लॉफुल देन इट विल बी कवर्ड अंडर द जनरल एक्सेप्शंस। अब जो हमारा कोड है, कौन सा कोड है? आईपीसी। जो ये है ये रिकॉग्नाइज करता है 3 डिग्री ऑफ कल्पेबल होमिसाइड को। 3 डिग्री ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, सबसे पहला वाला कल्पेबल होमिसाइड कौन सा है? जो कि ग्रेवेस्ट है, जो बहुत ही सीरियस है, बहुत ही ग्रेवेस्ट है। और हम क्या कहते हैं कि वो कौन सा होता है? वो वाला कल्पेबल होमिसाइड है जो कि 300 के अंदर दिया गया है, मर्डर के अंदर दिया गया है, और उसका जो पनिशमेंट है वो 302 के अंदर दी गई है। ठीक है, अब सेकेंड डिग्री जो है, सेकेंड डिग्री थोड़ा सा लोअर होता है, लेसर फॉर्म ऑफ होमिसाइड होता है, और उसमें मर्डर नहीं होता, वो सेक्शन 299 के अंदर डिफाइंड है, और फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 304 के अंदर या फिर एक्सेप्ट 299C आपको पनिशमेंट दी गई है। तो बेसिकली सेक्शन 304 के अंदर उसकी पनिशमेंट दी गई है, और जो ग्रेवेस्ट फॉर्म है उसकी पनिशमेंट कहाँ गई है? सेक्शन 302 के अंदर पनिशमेंट दी गई है। ठीक है, अब जो थर्ड डिग्री है वो सबसे लोएस्ट है, लोएस्ट फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, लोएस्ट डिग्री है, उसमें पनिशमेंट कहां दी गई है? 304 के अंदर ही पनिशमेंट को प्रोवाइड किया गया है। अब एक केस पढ़ते हैं, स्टेट वर्सेस रवरप्पा पुनैया, AIR 1977 SD 45। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क केस है। इसमें क्या बोला गया कि केसेस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड पनिशमेंट कहाँ पे वेरी करती है? नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्ट बट अकॉर्डिंग टू द माइंड। तो आपको क्या देखना है? बेसिकली मर्डर तो हुआ, मर्डर हुआ या कल्पेबल होमिसाइड हुआ, आपको क्या देखना है कि डेथ तो हुई, डेथ तो एक ही डेथ तो हुई है। अब एक ही डेथ कैसे हुई है? कल्पेबल होमिसाइड है या फिर मर्डर है, ये कैसे पता चलेगा? एक्ट में तो कोई वेरिएशन नहीं है, एक्ट में कोई भी वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन कहाँ है? पूरा दिमाग का लोचा है, पूरा दिमाग का ही खेल है, पूरा हमारे गिल्टी माइंड का रोल है। तो क्या आपका मेंजरिया था? क्या आपका इंटेंशन था टू कॉज डेथ, या फिर आपका इंटेंशन था कि आप उसको ऐसी बॉडीली इंजरी देना चाहते हो कि वो खुद से मर जाए, या फिर आपका इंटेंशन नहीं था बट आपको नॉलेज थी कि उसकी डेथ हो जाएगी? तो क्या देखना है? जो डिग्रीज ऑफ माइंड है, जैसे कि अगर आपको याद हो जब हमने एक्टस रियस और मेंजरिया की क्लास करी थी तो हमने क्या पढ़ा था कि मेंजरिया में बहुत डिफरेंट डिफरेंट माइंड्स होते हैं। सबसे हाईएस्ट है मेंजरिया और सबसे लोएस्ट है नॉलेज, केयरलेसनेस, रेकलेसनेस, नेग्लिजेंस। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि जो ये अबव डिग्रीज हैं, जो हमने अभी 3 डिग्रीज ऑफ होमिसाइड पढ़े जो कि हमें मेंशन है, उसमें आपको क्या पढ़ना है? आपको देखना है एक्टस रियस और मेंजरिया क्या था। एक्टस रियस तो आपका क्या था कि इवेंचुअली डेथ कॉज हो गई, बट मेंजरिया क्या था वो देखना बहुत जरूरी है। तो क्या रीजन है बिहाइंड द क्लासिफिकेशन ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, जो कि है सेक्शन 299, 300 एक्सेप्शंस, 304A, 304B, 305 या 306, वो ये क्या है? वो डिफरेंट डिग्रीज ऑफ मेंटल एलिमेंट है। मेंजरिया आपका क्या था, उसके बेसिस पे ही हम बता पाएंगे कि एक्चुअली में कौन सा ऑफेंस हुआ। जैसे जैसे मेंजरिया बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपकी इंटेंशन स्ट्रॉन्ग थी कि मेरे को इसको जान से मारना है, वैसे वैसे आपकी पनिशमेंट बढ़ती जाएगी। पर जैसे जैसे आपका मेंजरिया कम होता जाएगा, जैसे जैसे आप बोलोगे कि हाँ मर भी जाए ना भी मरे फर्क नहीं पड़ता, नॉलेज है शायद इस एक्ट से मर भी सकता है, नहीं भी मर सकता, डज नॉट मैटर, वैसे वैसे आपकी पनिशमेंट कम होती जाएगी। तो जितनी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है उतनी स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट, जितनी कम स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है उतनी कम पनिशमेंट। ठीक है, अब पनिशमेंट जो कि प्रोवाइड करी गई है 304 में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, वो क्या क्लियर करती है? वो एक डिस्टिंक्शन बनाती है। पार्ट 1 में जहां पे इंटेंशन जो है मेन क्राइटेरिया है तो पनिशमेंट ज्यादा है, और जहां पे पार्ट 2 की बात करें वहां पे इंटेंशन नहीं है बट आपको नॉलेज है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? पनिशमेंट लेस हो जाएगी। तो मैंने आपको क्या बताया, जैसे आपकी इंटेंशन बढ़ेगी आपकी पनिशमेंट बढ़ेगी, जैसे आपकी इंटेंशन कम होगी पनिशमेंट कम होगी। बट एक्टस रियस जो है, एक्टस रियस जो है क्या डेथ कॉज हुई है, ह्यूमन कंडक्ट के कारण एक डेथ कॉज हुई है, वो तो अपने आप में सेम रहेगा, सिर्फ रियस जो है वो बदलता जाएगा ड्यूरिंग द डिग्रीज ऑफ मेंजरिया। तो मेंजरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वाइटल रोल है जब हम बात कर रहे हैं इन ऑफेंसेस की। एक्टस रियस क्या होता है? हमने बोला एक्टस रियस क्या होता है? एक्टस रियस क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, और वो क्या है कि डेथ कॉज हुई है, डेथ कॉज हुई है, ये हम सबको पता है। बट
किस मेंजरिया से किया था। अगर मेंजरिया ज्यादा है तो अगर मेंजरिया ज्यादा है, इंटेंशन ज्यादा है तो पनिशमेंट ज्यादा होगी। मेंजरिया कम होता जाएगा और आपको सिर्फ नॉलेज थी कि ये बंदा मर सकता है, पनिशमेंट कम हो जाएगी। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। अब आपको क्या समझना है कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर दो तरीके का होता है। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर दो काइंड का होता है। एक जो कल्पेबल होमिसाइड है जो कभी मर्डर बना ही नहीं, तो बेसिकली 299 में रहा बट वो कभी भी मर्डर नहीं बना, सेक्शन 300 बना ही नहीं। और एक ऐसा कि कल्पेबल होमिसाइड एक्चुअली में मर्डर बन गया बट कुछ एक्सेप्शंस आ गई जिसके कारण वो रिवर्ट बैक होके कल्पेबल होमिसाइड आ गया। तो क्या समझना है कि कल्पेबल होमिसाइड जो है हमारा वो है बड़ा बच्चा और मर्डर जो है वो है छोटा बच्चा। तो तभी हम कहते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड जीनस है और मर्डर जो है वो छोटा बच्चा है। ठीक है, तो कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर गया ही नहीं, फर्स्ट सर्कमस्टेंसेस। और दूसरा सर्कमस्टेंस कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बना बट कोई एक्सेप्शन के अंदर आ गया, तो वो वापस क्या हो गया, वापस बन गया कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो कल्पेबल होमिसाइड की दो सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, अब जो 304 का सेक्शन है, 304 जो सेक्शन है वो इन दोनों सिचुएशंस की पनिशमेंट देता है और क्या कहता है कि जो स्पेसिफिक काइंड ऑफ मेंजरिया है उसके लिए आपको डिफरेंट पनिशमेंट होगी डिफरेंट मेंजरिया के हिसाब से। ठीक है, अब समझते हैं 299 कल्पेबल होमिसाइड का जो सेक्शन है वो क्या कहता है। तो सबसे पहले आपको क्या समझने की बात है, आपको समझना है कि पहला क्लॉज कहता है इंटेंशन है टू कॉज डेथ। आपकी इंटेंशन है कि आप सामने वाले की डेथ कॉज करना चाहते हो। कुछ भी हो जाए, मैं आज राम का खून कर दूंगी, कुछ भी हो जाए मैं आज एक्स का खून कर दूंगी। तो आपका क्या है, आपकी इंटेंशन है कि आप उसको जान से मारना चाहते हो। अब वो कैसे मार सकते हो, बॉडीली इंजरी के साथ कर सकते हो, जैसे कि आपने उसको चेस्ट में चाकू घोंप दिया, या फिर उसने लाठी से उसको मारा तो उसका सर फट गया, या फिर विदाउट बॉडीली इंजरी कर सकते हो। विदाउट बॉडीली इंजरी क्या हुआ, जैसे कि आपने उसको पॉइजन दे दिया और काम तमाम कर दिया, स्ट्रैंगुलेट कर दिया, या फिर आपने क्या कर दिया, उसको किसी खाई से धक्का मार दिया, किसी क्लिफ पे ले जाके उसको धक्का मार दिया, तो विदाउट बॉडीली इंजरी होगी। तो अब अगर आपका इंटेंशन है मिस्टर एक्स को मारने का और वो आपने किया विद बॉडीली इंजरी और विदाउट बॉडीली इंजरी, क्या इंपॉर्टेंट है, आपका इंटेंशन था टू कॉज डेथ। ओके, सेकेंड पार्ट कहता है 299 का कि आपका इंटेंशन है कि ऐसी बॉडीली इंजरी दो विच इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो अब आप देखो जो इंटेंशन है वो कम हो गया। यहाँ पे इंटेंशन था कि मैं मारूंगा ही मारूंगा, यहाँ पे इंटेंशन है कि ऐसी बॉडीली इंजरी दे देता हूं जिससे शायद डेथ कॉज हो सकती है, लाइकली है कि डेथ कॉज हो जाए। तो ऐसी जो बात है ये किससे रिलेट कर रही है, बॉडीली इंजरी की। मतलब आपने उसको क्या किया, आपने उसको इतनी बार उसके सर पे लाठी मारी कि आपको है कि हाँ मोस्ट प्रोबेबली इसकी डेथ कॉज हो जाएगी। और थर्ड क्लॉज क्या कहता है, आपने ऐसा एक्ट किया जो नॉलेज थी, आपको इंटेंशन नहीं थी, यहाँ पे नॉलेज वर्ड यूज हो रहा है, नॉलेज थी कि लाइकलीहुड है कि उसकी डेथ कॉज हो जाएगी, यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं है बट नॉलेज है। तो अब आप देखो कि 299 के ही जैसे जैसे हम क्लॉजेस पढ़ रहे हैं वैसे वैसे इंटेंशन कम होती जा रही है। तो यहाँ पे जो पहला क्लॉज हमने पढ़ा, यहाँ पे जो मेंस रिया है वो हाईएस्ट है और यहाँ पे मेंजरिया है ही नहीं, यहाँ पे मेंजरिया लोएस्ट है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नॉलेज है। तो आपको क्या देखना है, ऐसे ऐसे आपकी पनिशमेंट भी कम होती जाएगी। अब इन सेक्शंस को, इन क्लॉजेस को जरा डिटेल में कर लेते हैं। तो बॉडीली इंजरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो बॉडीली इंजरी में आपको क्या समझना जरूरी है, आपको ये समझना जरूरी है कि आपकी इंटेंशन थी कि आप सामने वाले को बॉडीली इंजरी कॉज करो। फर्स्ट क्लॉज में आपको क्या बेसिकली करना था, आपकी इंटेंशन थी कि आप उसका डेथ कॉज करो। अब वो थ्रू बॉडीली इंजरी भी हो सकती है, या विदाउट बॉडीली इंजरी भी हो सकती है। सेकेंड क्लॉज में आपकी इंटेंशन क्या थी कि आप उसको बॉडीली इंजरी कॉज करो जिससे लाइकली है कि उसकी डेथ हो जाए। तो आपकी इंटेंशन थी बॉडीली इंजरी कॉज करने की बट डेथ कॉज करने की इंटेंशन नहीं थी, आपने बोला लाइकली कि उसकी डेथ कॉज हो जाए। और तीसरे क्लॉज में ना तो इंटेंशन थी बॉडीली इंजरी कॉज करने की, ना तो इंटेंशन थी कि उसकी डेथ कॉज करने की। तीसरा क्लॉज पढ़ो कि आपने एक एक्ट किया और आपको नॉलेज थी कि शायद उसकी डेथ हो सकती है। तो यहाँ पे इंटेंशन बॉडीली इंजरी की भी नहीं थी और इंटेंशन डेथ कॉज करने की भी नहीं थी। तो इस चार्ट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब सेक्शन 304 पढ़ते हैं।
सेक्शन 304 में हमें पनिशमेंट प्रोवाइड करी गई है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की। अब वो पनिशमेंट क्या कहता है कि कोई भी अगर कल्पेबल होमिसाइड करता है नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, उसको क्या सजा होगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर उसको सजा होगी 10 साल तक की और फाइन भी देना पड़ेगा। तो अगर तो आपकी इफ द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन कि आप उसकी डेथ कॉज करना चाह रहे थे या फिर ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करना चाहते थे विच इज लाइकली टू कॉज डेथ, तो हम क्या कहेंगे आपको। तो बेसिकली आप सबसे पहले समझो एक चीज कि ये क्या है, ये कौन से क्लॉजेस हैं, एक सेकेंड। तो आप समझो कि ये कौन से क्लॉजेस हैं, 299 का 1 और 299 का क्लॉज 2। 299 का 1 क्या कह रहा था, आपकी इंटेंशन है कि आप उसकी डेथ कॉज करो, ठीक है। और 299 2 क्या कह रहा था कि आपकी इंटेंशन है ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करो विच इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में सजा क्या होगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 साल। अब आगे बढ़ो, अब वो कहता है कि आपकी जो तो इम्प्रिजनमेंट होगी आपको 10 साल तक की या फिर फाइन या फिर बोथ। तो यहाँ पे कौन सा क्लॉज आ रहा है, अगर एक्ट हो रही है विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज डेथ बट विदाउट इंटेंशन टू कॉज डेथ या फिर सच बॉडीली इंजरी, तो ये कौन सी क्लॉज की बात कर रहा है स्टूडेंट्स, ये बात कर रहा है 299 सब क्लॉज 3 की। तो जैसे जैसे इंटेंशन कम हो रही है आपकी जो पनिशमेंट है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। तो पैरा 1 जो है 304 का पैरा 1 क्या कहता है, इंटेंशन टू कॉज डेथ, जो कि हमारा 299 1 में है या फिर 300 सब क्लॉज 1 में भी है, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। या फिर क्या कहता है, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, जो कि हमारे 299 सब क्लॉज 2 में है। तो यहाँ पे पनिशमेंट होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 साल, ठीक है। और पार्ट 2 ऑफ 304 क्या कहता है कि नॉलेज है कि ऐसा लाइक्लीहुड है कि उसकी डेथ कॉज हो जाएगी, जो कि हमारा सेक्शन 299 सब क्लॉज 3 कहता है, तो आपको सजा होगी 10 साल तक, ठीक है। तो जैसे जैसे इंटेंशन कम हो रही है वैसे वैसे आपकी पनिशमेंट भी कम हो रही है, ठीक है। अब आपको एक कंपैरिजन करना जरूरी है जब हम बात करते हैं 299 और 300 की। तो 299 और 300 में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एक बहुत फेमस केस है जो बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा केस है जो डिफरेंशिएट करता है 299 और 300 में, तो वो केस है रेग वर्सेस गोविंदा। तो इस केस का नाम बहुत अच्छे से याद रखना है, ये आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो और आप बोलोगे मैम सही कह रही थी, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया है, ठीक है। तो अब क्या समझना है, आपको ये समझना है कि 299 1 क्या कहता है, कोई भी अगर डेथ कॉज कर रहा है और उसकी इंटेंशन है ऑफ कॉजिंग डेथ, और अगर सेक्शन 300 सब क्लॉज 1 पढ़ो तो वो क्या कहता है, अगर एक्ट हो रहा है जिससे डेथ हो रही है और आपकी इंटेंशन थी कि आप डेथ कॉज करो, तो क्या कहेंगे कि सेक्शन 300 सब क्लॉज 1 आ गया। तो 299 1 क्या कह रहा है कि इवेंचुअली डेथ कॉज हो रही है और जो भी आप एक्ट कर रहे हो वो मेंजरिया के साथ कर रहे हो कि डेथ कॉज हो, तो इंटेंशन है टू कॉज डेथ। और 300 सब क्लॉज 1 क्या कहता है कि डेथ कॉज हो रही है, जो भी आप एक्ट कर रहे हो मेंजरिया के साथ कर रहे हो कि डेथ कॉज हो। तो एक बात समझो कि 299 1 और 300 सब क्लॉज 1 में फर्क क्या है, कोई भी फर्क नहीं है। तो सेम बात ही बोल रहा है, दोनों केसेस में बोल रहा है कि डेथ हो गई बंदे की और आपकी इंटेंशन थी कि आप उसकी डेथ कॉज करो, तो आपका मेंजरिया क्या था कि इंटेंशन है कि डेथ कॉज करो और उस बंदे की डेथ हो गई, तो जो आपका मेंजरिया था वो एक्चुअली में हो गया। तो 299 सब क्लॉज 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 300 सब क्लॉज 1। बेसिकली 299 1 इज इक्वल टू 300 सब क्लॉज 1। जैसे ही आप 299 1 में फॉल करते हो वैसे इमीडिएटली आप 300 सब क्लॉज 1 में फॉल कर देते हो। बट एक स्टेटमेंट है जो कि है कि कल्पेबल होमिसाइड इज द जीनस और मर्डर इज द स्पीशी, मतलब कल्पेबल होमिसाइड बड़ा बच्चा है और मर्डर छोटा बच्चा है। पहले कल्पेबल होमिसाइड में आओगे तभी मर्डर में जा पाओगे। अगर इन दो सेक्शंस को अलग अलग ना बनाया होता तो ये जो स्टेटमेंट है इसका जो पर्पस है वो डिफीट हो जाता, इसीलिए इस स्टेटमेंट को बनाया गया है। बट आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे ही 299 1 हो गया वैसे ही मतलब 300 सब क्लॉज 1 हो गया, मतलब पर्सन विल बी हेल्ड गिल्टी फॉर मर्डर एंड नॉट कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। अब सेकंड क्लॉज को पढ़ते हैं। सेकंड क्लॉज में आप कह रहे हो कि इंटेंशन है कि ऐसी बॉडीली इंजरी करो विच इज लाइकली टू कॉज डेथ, और सेक्शन 300 सब क्लॉज 2 में जो सेकंड क्लॉज है वो कहता है कि इंटेंशन है कि ऐसी बॉडीली इंजरी करो विच द ऑफेंडर नोज इज लाइकली टू कॉज डेथ।
तो क्या एडिशनल वर्ड है? नॉलेज। नॉलेज एडिशनल वर्ड है, नॉलेज को इम्प्यूट किया गया है एडिशनली। अब नॉलेज दैट डेथ विल बी कॉज कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड, आप प्रिज्यूम नहीं कर सकते हो कि डेथ कॉज होगी या नहीं, बट आपको क्या करना होगा, आपको एक मेडिकल रिपोर्ट सीख करनी पड़ेगी, डॉक्टर का ओपिनियन सीख करना पड़ेगा कि क्या ये जो बॉडीली इंजरी मैंने करी है इससे लाइकली है कि उसकी डेथ हो या फिर ना हो। तो 299(2) में या 302 में आपको दोनों में मेडिकल रिपोर्ट की जरूरत है। अब समझने की बात क्या है कि जब हम इनमें डिफरेंस देख रहे हैं, तो हमने क्या देखा कि क्लॉज 1 ऑफ 299 किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है? क्लॉज 1 ऑफ 300। क्लॉज 2 ऑफ 299 कॉरेस्पॉन्ड करता है क्लॉज 2 एंड 3 ऑफ सेक्शन 300 जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, और क्लॉज 3 ऑफ 299 किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है? क्लॉज 4 ऑफ सेक्शन 300, ये भी अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि जब हमने बात करी 299(2) की, तो मैंने बोला आपकी इंटेंशन थी ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करने की विच इज लाइकली कि क्या हो, लाइकली कि डेथ कॉज हो जाए। तो 299(2) में अब आपने क्या किया, प्लस कर दो इंटेंशन टू कॉज अ पर्टिकुलर इंजरी, पर्टिकुलर बॉडीली इंजरी को प्लस कर दो, और आपको नॉलेज है कि इस बॉडीली इंजरी से क्या हो जाएगा, इस बॉडीली इंजरी से सामने वाले की डेथ कॉज हो जाएगी, तो 302 बन गया। तो 299(2) में क्या क्या ऐड किया, इंटेंशन टू कॉज अ पर्टिकुलर बॉडीली इंजरी, और नॉलेज है कि इस बॉडीली इंजरी को कॉज कर दिया तो 302 हो जाएगा, मतलब डेथ कॉज हो जाएगी। तो ऐसे 299 से मैं 302 में आई। अब सोच के चलो कि आपको पता है कि किसी की स्वोलन स्प्लीन है या फिर किसी को अपेंडिक्स का दर्द है, ठीक है, और आपने इस पेक्यूलियर कंडीशन के बारे में आपको क्या है, नॉलेज है, और आपने जो मुक्का मारा उसी स्प्लीन वाली जगह पे मारा, उसी जगह पे मारा जहां पे उसको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम थी, और वो जो स्प्लीन है वो बर्स्ट कर गई और वो मर गया। तो क्या कहेंगे कि आपको नॉलेज थी एक पर्टिकुलर बॉडीली इंजरी की, और आपने इंटेंशनली उसी बॉडीली इंजरी पे मारा जिससे कि उसकी डेथ कॉज हो गई, तो 300 सब क्लॉज 2 हो गया। हैड इट बीन सर्टन कि डेथ होनी ही होनी है, तो हम क्लॉज 1 में चले जाते हैं, इंटेंशन थी अगर डेथ कॉज करने की, बट यहाँ पे आपकी क्या है, इंटेंशन है ऐसी पर्टिकुलर बॉडीली इंजरी कॉज करने की। ठीक है, तो कोई भी ऐसा एक्ट, सच एक्ट ऑफ बी इज लाइकली टू कॉज डेथ प्लस नॉलेज है ऑफ दैट पेक्यूलियर कंडीशन, तो हम क्या बोलेंगे, सेक्शन 302 आ गया। अब एलिमेंट्स क्या है, इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है कि आपकी इंटेंशन थी बॉडीली इंजरी कॉज करने की, डॉक्टर का ओपिनियन ले लिया, बोथ जी कहते हैं कि हाँ जी ये लाइकली है कि लाइकली टू कॉज डेथ है, और नॉलेज थी किसी पर्टिकुलर कंडीशन की, तो आप इस सेक्शन के अंदर फॉल कर जाओगे। पर्टिकुलर कंडीशन क्या थी, यहाँ पे स्वोलन स्प्लीन था या फिर अपेंडिक्स का पेन था। ठीक है, अब क्लॉज 3 की बात करते हैं। क्लॉज 3 में सब सेक्शन 299 सब क्लॉज 3 में वो क्या कहता है, आपको नॉलेज है कि जो भी आपने किया उससे उसकी डेथ कॉज हो जाएगी, इंटेंशन की बात नहीं कर रहा, क्या कह रहे हैं, नॉलेज है कि लाइकली सच एक्ट विल कॉज डेथ ऑफ अ पर्सन। तो अगर ए ने बी को छत से फेंक दिया, नॉलेज है कि बहुत सारे बॉडी पार्ट्स टूट जाएंगे, बट कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट का आप तो नहीं कह सकते ना, अगर आप किसी को छत से फेंक रहे हो तो कौन सा बॉडी पार्ट हिट करेगा पहले ग्राउंड पे, हाउ डू यू नो, यू कैन नॉट से। तो कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है, बट एक जनरल नॉलेज है कि छत से गिरा है तो ऐसी इंजरीज होंगी कि शायद वो मर जाए। तो यहाँ पे आपको नॉलेज है कि बंदा जब छत से गिरा है तो ऐसी इंजरीज होंगी कि शायद वो मर जाए, तो 299(3) हो गया। बट अगर हम 303 की बात करें तो 299(2) प्लस बॉडीली इंजरी की सफिशिएंट कोर्स में वो मर जाएगा, वो चीज देखना जरूरी है। तो क्या देखना है, सफिशिएंट इन सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स की डेथ कॉज हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि 300 सब क्लॉज 3 हो गया। तो बेसिकली 300 सब क्लॉज 3 में क्या हुआ, आपकी इंटेंशन थी कि आप बॉडीली इंजरी कॉज करो, बॉडीली इंजरी ऐसी थी जो लाइकली है टू कॉज डेथ, और वो बॉडीली इंजरी सफिशिएंट थी अपने आप में कि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कॉज हो जाएगी। तो सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर की डेथ कॉज हो जाएगी, तो सेक्शन 303 लग जाएगा। अब क्या समझना है, जब हम डॉक्टर की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी डॉक्टर साहब की रिपोर्ट ले लो कि क्या ये लाइकली है कि डेथ कॉज हो जाएगी ऐसी बॉडीली इंजरी से, या सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर है कि डेथ कॉज हो जाएगी। तो क्या समझना है, जो एग्जामिनेशन है बाय डॉक्टर वो एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, क्या लाइकली है टू कॉज डेथ, तो सेक्शन 299(2), अगर सफिशिएंट है टू कॉज डेथ
तो 300 सब क्लॉज 3। तो क्या समझना है, जो भी डॉक्टर साहब बोलेंगे, अगर डॉक्टर साहब अपनी रिपोर्ट में बोलते हैं कि इट इज लाइकली कि इस बॉडीली इंजरी के कारण सामने वाले की डेथ कॉज हो जाएगी, तो मैं क्या बोलूंगी 299 2 हो गया। बट अगर डॉक्टर साहब बोलेंगे इतनी बॉडीली इंजरी हुई है, हे भगवान, ये तो सफिशिएंट है कि इस बंदे की डेथ कॉज हो जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे सेक्शन 300 सब क्लॉज 3 लग जाएगा। तो जो डॉक्टर साहब के द्वारा एग्जामिनेशन है वो एक ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जामिनेशन है। बट जब हम मेंजरिया को एग्जामिन कर रहे हैं, अक्यूज के गिल्टी माइंड को एग्जामिन कर रहे हैं, तो वो एक सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है। और आप कैसे करोगे, आप उसका दिमाग खोल के तो देख नहीं सकते हो। तो माइंड ऑफ द अक्यूज नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड एज अ प्रूडेंट पर्सन। मतलब आप क्या देखोगे कि क्या प्रूडेंट पर्सन, जो एक रीजनेबल मैन है, उसकी इंटेंशन क्या होती, उसका कंडक्ट क्या होता, उसी बेसिस पे इस सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन को आप देखोगे कि क्या उसकी इंटेंशन थी और क्या उसने एक्ट किया। ठीक है, अब सेक्शन 300 सब क्लॉज 4 भी देख लेते हैं। तो 300 सब क्लॉज 4 कहता है कि कोई भी पर्सन एक ऐसा एक्ट कर रहा है और उसको नॉलेज है, नोज कि ऐसा एक्ट जो है वो एमिनेंटली डेंजरस है और इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये डेथ कॉज करेगा या फिर ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करेगा कि सामने वाले की डेथ हो जाए, और जो भी वो कर रहा है किसी एक्सक्यूज के बिना कर रहा है। अब आप सोचो कि मैं यहाँ से गन लेके निकलूं और एक पूरा का पूरा भीड़ आ रही थी मेरी तरफ, ठीक है, नॉर्मली वो भीड़ अपनी रास्ते जा रही थी, मैं अपने रास्ते जा रही थी, और मेरे को नॉलेज है, मैंने क्या किया, उस गन को पॉइंट करते हुए ढूम 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 करते करते जो है गन को प्रेस कर दिया, उसके ट्रिगर को प्रेस कर दिया। अब मैंने जो एक्ट किया, मुझे नॉलेज है कि वो एमिनेंटली डेंजरस एक्ट है, उससे इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो गन की बुलेट किसी को लगेगी और उनकी डेथ हो जाएगी या फिर ऐसी बॉडीली इंजरी होगी जिससे उनकी डेथ हो जाए। और जो भी मैं कर रही हूँ विदाउट एनी एक्सक्यूज कर रही हूँ, एवं ही कर रही हूँ, विदाउट एनी एक्सक्यूज, विदाउट एनी रीजन मैं कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, ऑफेंस कर रही हूँ अंडर सेक्शन 300 सब क्लॉज 4 एंड आई शैल बी हेल्ड गिल्टी फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर। तो अगर लोग खड़े हुए हैं एक रेलवे स्टेशन पे और आपने जाके वहां पे एक बॉम्ब फेंक दिया और उस क्राउड के ऊपर और उसमें से एक बंदा मर गया, तो आप क्या कहोगे, सेक्शन 304 हो गया, क्योंकि आपने नॉलेज के साथ किया, आपको पता है ऐसे बॉम्ब फेंकोगे तो किसी की डेथ कॉज हो सकती है या ऐसी बॉडीली इंजरी हो सकती है जिससे उसकी डेथ कॉज हो जाए, और जो भी आप कर रहे हो वो विदाउट एनी एक्सक्यूज कर रहे हो, आप एक एक्ट कर रहे हो जो एमिनेंटली डेंजरस है, तो हम क्या कहेंगे, यू आर डूइंग एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। अब सेक्शन 304 का जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है, विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज। विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज जब हम बोल रहे हैं तो आपको क्या देखना है कि एक तो ये रीजनेबल एक्सक्यूज जो है ये जनरल एक्सप्लेनेशंस नहीं है, ये जो एक्सेप्शंस दी गई है सेक्शन 300 में वो भी नहीं है, और ये रेफर करता है उन सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस को जो कि इंसिडेंट के आसपास थे। ठीक है, तो ये जनरल एक्सप्लेनेशंस भी नहीं है, ये जो कोर्ट है, हमारा जो कोर्ट है, उसको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि क्या एक्सक्यूज था और क्या एक्सक्यूज नहीं था, क्या वहां पे एक वैलिड एक्सक्यूज दिया गया, क्या वैलिड एक्सक्यूज नहीं दिया गया, ये कोर्ट को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। इसका कोई भी रिजिड फॉर्मूला नहीं है और ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस के हिसाब से बदलता जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, जब हम कल्पेबल होमिसाइड की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको जब शुरू किया था लेक्चर तो मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से आपको इसको डिवाइड करना है। एक कल्पेबल होमिसाइड जो मर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जिसकी हम पनिशमेंट देते हैं, कहां पे देते हैं, सेक्शन 302 के अंदर, या फिर 301 के अंदर ट्रांसफर ऑफ मैलिस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, या फिर सेक्शन 303 जो कि डिक्लेयर कर दिया गया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन द केस ऑफ मिट्ठू सिंह। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन विच केस वाज सेक्शन 303 डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो मिट्ठू सिंह का केस आपको भूलना नहीं है। और देन एक जो सेकंड सीरीज है वो है कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो बेसिकली जब आपकी इंटेंशन है कि डेथ कॉज हो तो सेक्शन 304 का सब क्लॉज 1 लगेगा, जिसकी पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 साल। और अगर आपकी इंटेंशन नहीं है, आपकी नॉलेज है, तो हम क्या कहेंगे, पनिशमेंट कम हो जाएगी और 304 का सब क्लॉज 2 लगेगा आपके ऊपर। ठीक है, अब कुछ एक्सप्लेनेशन समझनी जरूरी है जब हम सेक्शन 299 पढ़ रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन 1 ये कहती है कि आप ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज कर रहे हो, और कॉजेज बॉडीली इंजरी का मतलब ये भी है इंक्लूड्स विदाउट बॉडीली इंजरी ऑल्सो, कि अगर कोई इंसान एक डिजीज के अंडर है,
उसको कोई डिजीज है और आपने उसकी जो डेथ है उसको एक्सेलरेट कर दिया, जैसे कि आप मानो कि ए जो है वो कैंसर से सफर कर रहा है और आपने उसको चाकू खोप दिया, आपने उसको स्टैब कर दिया टू डेथ, और आप कह रहे हो कि जी मेरे को मर्डर कैसे लग गया, मेरे को तो मर्डर नहीं लगेगा, ये तो ऑलरेडी मरने वाला था, ये तो कैंसर 3rd स्टेज का पेशेंट है। बट दैट डज नॉट मीन कि आपके पास राइट है कि आप उसकी डेथ को एक्सेलरेट कर दो, तो यू विल बी चार्ज अंडर द ऑफेंस ऑफ मर्डर, क्योंकि आपने इंटेंशनली उसकी डेथ कॉज करी। सेकेंड एक्सप्लेनेशन कहती है कि आप बॉडीली इंजरी कर रहे हो और बाय रिजॉर्टिंग टू प्रॉपर ट्रीटमेंट उसकी जो डेथ है वो प्रिवेंट करी जा सकती थी। जैसे कि ए ने स्टैब किया बी को, बी फ्लोर के ऊपर पड़ा हुआ है, सी ने उसको उठाया और वो उसको लेके जा रहा था हॉस्पिटल, बट वो फिर से गिर गया, फिर से उठाया, फिर से गिर गया, फिर से उठाया, फिर से गिर गया। अब उस चक्कर में क्या हुआ, जो नाइफ है वो थोड़ा अंदर ज्यादा चला गया। अब बी है जो उसने डिफेंस लिया अंडर सेक्शन 81 कि जी मैंने तो जो भी किया, मैंने क्या किया, मैंने तो अंडर, एक मिनट, बी नहीं सॉरी सी ने बोला, डिफेंस लिया अंडर सेक्शन 81 कि मैंने नेसेसिटी में किया, उसकी बॉडी का वेट भारी था इसलिए मुझसे नेचुरली वो गिर रहा था, बट मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा था, मैं तो इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा था। और ए विल बी हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर। ए ये नहीं कह सकता कि मैंने तो बस चाकू मारा था, उसके बाद तो बार बार सी ने इसको नीचे गिराया है, उसके चक्कर में क्या हुआ है, इसका जो नाइफ है वो अंदर चला गया। ए कैन नॉट टेक दैट डिफेंस और ए विल बी हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर। अब दो चीजें जो समझना जरूरी है, एक टर्म होती है कॉजा साइन क्वा नॉन, जिसका मतलब है कॉज जिसने इनिशिएट किया एंटायर ट्रांजैक्शन को। तो यहाँ पे ए ने जब उसको स्टैब किया तो उसने इनिशिएट किया एंटायर ट्रांजैक्शन को, और एक होता है कॉजा कॉजेंस, जिसका मतलब होता है इमीडिएट एंड इफेक्टिव कॉज, जिसके कारण उसकी डेथ कॉज हुई। तो ये दो वर्ड्स को भी पढ़ना बहुत जरूरी है और ये आपके पेपर में भी बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। थर्ड एक्सप्लेनेशन कहती है कि आप किसी की डेथ कॉज कर रहे हो मदर के वूम में, उसको हम होमिसाइड नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि होमिसाइड मैंने आपको बताया, होमोसाइड ह्यूमन बीइंग को काटना, बट जो बच्चा अभी भी मम्मी के पेट के अंदर है, मदर के वूम के अंदर है, वो एक ह्यूमन बीइंग अभी नहीं है, वो एक फीटस है। तो अगर आप मदर के वूम के अंदर ही उसका मर्डर कर देते हो, उसका डेथ कॉज कर देते हो, तो वो होमिसाइड नहीं होगा। बट अगर वो बच्चा डिलीवरी के प्रोसेस में है और उसकी बॉडी पार्ट में से कोई भी पार्ट बाहर आ चुका है, चाहे वो सांस ना भी ले रहा हो, और अगर आप फिर एक्ट करते हो और वो बच्चा मर जाता है, तो हम कहेंगे यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। तो क्या समझने की बात है, अगर तो वो बच्चा पूरा का पूरा अपनी मदर के वूम के अंदर है तो होमिसाइड नहीं होगा, बट अगर बच्चा डिलीवरी ले रहा है, डिलीवरी लेते समय उसका कोई भी बॉडी पार्ट बाहर आ गया है और आपने उसकी डेथ कॉज कर दी, चाहे वो सांस ले रहा हो या ना ले रहा हो, डज नॉट मैटर, यू विल बी हेल्ड गिल्टी फॉर कल्पेबल होमिसाइड। ओके, अब एक केस करते हैं किशोर सिंह। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर जबकि केस आता है 5 एक्सेप्शंस के अंडर सेक्शन 300। तो मर्डर का ऑफेंस हुआ, उसके अंदर हमने बोला कि कोई भी 5 एक्सेप्शंस के अंदर हम कवर आ जाते हैं, तो क्या बन जाता है वो ऑफेंस, पहले कल्पेबल होमिसाइड था, फिर मर्डर बना, फिर एक्सेप्शंस के अंदर आ गया, तो ये वापस चला गया, वापस रिवर्ट बैक हो गया और ये बन गया कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है। बट इवन दो नन ऑफ द सेट 5 एक्सेप्शंस आर प्लीडेड या फिर प्राइमा फेसाई एस्टैब्लिश ऑन द फेस ऑफ इस एस्टैब्लिश एविडेंस अगर ये दिखाता है, तो प्रोसिक्यूशन को फिर भी रिक्वायर्ड है कि वो लॉ के अंडर इन 4 क्लॉजेस के अंडर पहले सेक्शन 300 के 4 क्लॉजेस के अंदर अपना चार्ज सस्टेन करे और बाद में ही जाके वो एक्सेप्शंस प्रूव की जाती हैं। प्रोसिक्यूशन अगर फेल करता है टू डिस्चार्ज हिज ओनर्स इन एस्टैब्लिशिंग एक भी क्लॉज अंडर सेक्शन 300, तो चार्ज ऑफ मर्डर नहीं बनेगा और केस हो जाएगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जो कि 299 में है। अब आपको क्या समझना है, जब ऑफेंस होता है तो केस बन जाता है स्टेट वर्सेस XYZ, ठीक है। अगर मर्डर हुआ है ए का तो केस का नाम हो गया स्टेट वर्सेस XYZ। अब प्रोसिक्यूशन के ऊपर है कि वो अपना केस एस्टैब्लिश करे, प्रोसिक्यूशन के ऊपर है कि वो अपना केस समझाए और प्रूव करे कि कैसे उसका केस सेक्शन 300 के अंदर आ रहा है और सेक्शन 299 के अंदर नहीं आ रहा, कैसे और कौन से सब क्लॉज के अंदर आ रहा है, उनको ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे, एविडेंस के बेसिस पे प्रूव करना होता है, प्लीड करना होता है कोर्ट के सामने। सबसे पहले अगर केस 300 के अंदर आ रहा है तभी हम बोलेंगे उसकी कोई एक्सेप्शंस वैलिड होंगी, नहीं तो वो नहीं चलेंगी अगर सेक्शन 299 के अंदर ही केस है तो,
ठीक है। तो सेक्शन 300 जो कि मर्डर के बारे में बात करता है, वो कहीं पे भी मर्डर को डिफाइन नहीं करता है। सेक्शन 299 भी कल्पेबल होमिसाइड को समझाता है, एक्सप्लेन करता है। 300 जो है वो एक ऐसी सर्कमस्टेंस को ले आउट करता है व्हेन कल्पेबल होमिसाइड्स अमाउंट टू मर्डर एंड व्हेन इट डज नॉट अमाउंट टू मर्डर। तो बेसिकली सेक्शन 300 में मर्डर में क्या होता है, एक हो गया मर्डर और दूसरा हो गया कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। जब मर्डर की एक्सेप्शंस प्रूव हो गई तो वो बंदा कहाँ आ जाता है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के अंदर आ जाता है। तो हिदायतुल्लाह जो जस्टिस थे उन्होंने क्या बोला, मर्डर इज एन एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, एक ज्यादा सीरियस फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि वहां पे इंटेंशन जो है वो हायर है और इंटेंशन ज्यादा है तो पनिशमेंट भी ज्यादा होगी। ठीक है। अब एक केस करते हैं स्टेट वर्सेस रवैया पुनैया। इस केस में क्या बोला गया कि 4 कंडीशंस जो कि कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर के अंदर लेके आती हैं वो होल स्पेशल एक्सेप्शंस हैं जो कि रिड्यूस करती हैं ऑफेंस ऑफ मर्डर अगेन टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो बेसिकली क्या समझने की बात है, पहले कल्पेबल होमिसाइड था, फिर मर्डर बना, और अगर एक्सेप्शन प्रूव हो गई तो ये रिवर्ट बैक कर गया अगेन टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब एक केस लॉ पढ़ते हैं जो कि एक लैंडमार्क केस है, पासपुत गोपे वर्सेस राम भगन ओझा। इस केस में क्या बोला गया कि क्वेश्चन वेदर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर विल बी एरनेस टू कन्विक्ट द अक्यूज्ड ऑफ मर्डर सिंपली बिकॉज कुछ भी ऐसा चीज नहीं है to bring him under any of the exceptions reducing the offense to not amounting to murder। therefore कोर्ट की ड्यूटी है सबसे पहले फर्स्ट प्लेस में कि वो सारे एलिमेंट्स को एस्टैब्लिश करे, सारे एलिमेंट्स को क्या करे, इवैल्यूएट करे और ऑफेंस लेके आए मर्डर के अंदर जो कि सेक्शन 300 में डिफाइंड है। पीकॉक चीफ जस्टिस है, उन्होंने क्वीन वर्सेस शेख बेक्सू 1867 के केस में क्या बोला, उन्होंने ऑब्जर्व किया इट डज नॉट फॉलो दैट अ केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर बिकॉज इट डज नॉट फॉल विद इन एनी ऑफ द एक्सेप्शंस इन 300। टू रेंडर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर द केस मस्ट कम विद इन द प्रोविजंस ऑफ 1, 2, 3, 4 क्लॉज ऑफ 300। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपका ऑफेंस हुआ कल्पेबल होमिसाइड का, उसके बाद अगर आपको उसको मर्डर में लेके आना है तो आपको कुछ एडिशनल एलिमेंट्स हैं जो प्रूव करने पड़ते हैं। जैसे कि जब हमने अभी डिस्टिंक्शन किया था 299 और 300 के बीच में, तो मैं आपको क्या कह रही थी, 299 मैंने आपको ये सिखाया 299 सब क्लॉज 1 इज इक्वल टू सेक्शन 300 सब क्लॉज 1। एक चीज तो ये बताई, एक चीज बताई 299 सब क्लॉज 2 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 300 सब क्लॉज 2। तो ये जो प्लस समथिंग है, ये जो एडिशनल एलिमेंट्स है, इनको प्रूव करना बहुत जरूरी है अगर आप किसी को मर्डर के अंदर लेके आना चाहते हो। जब तक आप ये एडिशनल एलिमेंट्स प्रूव नहीं करोगे तब तक आप मर्डर का ऑफेंस एस्टैब्लिश नहीं कर पाओगे। और ये जो एडिशनल एलिमेंट्स है ये कैसे प्रूव होते हैं, कंडक्ट से, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस से, हर एक कहानी के हिसाब से ये एडिशनल फैक्ट्स को हम प्रूव करते हैं। ठीक है। अब आपको क्या समझना है, एक स्टेटमेंट जो कि बोली गई है कि कल्पेबल होमिसाइड इज द जीनस एंड मर्डर इज द स्पीशी, मतलब सबसे पहले ऑफेंस जो है वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, कुछ एडिशनल एलिमेंट डालूंगी तभी वो मर्डर बनेगा। मतलब कल्पेबल होमिसाइड मेरा बड़ा बच्चा है और मर्डर मेरा छोटा बच्चा है, कल्पेबल होमिसाइड प्रूव होगा प्लस एडिशन एलिमेंट्स, मर्डर बनेगा। ये ग्रेव है, ये लेस ग्रेव है। ओके, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है। अब आपको क्या समझना है कि जो हमारी स्कीम है ऑफ इंडियन पीनल कोड वो कहती है कि कल्पेबल होमिसाइड जीनस है और मर्डर स्पीशी है, मतलब सारे मर्डर्स कल्पेबल होमिसाइड हैं, सारे के सारे मर्डर्स कल्पेबल होमिसाइड हैं, बट वाइस वर्सा नहीं है। कल्पेबल होमिसाइड विदाउट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप में मर्डर नहीं बन सकता, तो कल्पेबल होमिसाइड के अंदर मैं प्लस कुछ मिलाऊंगी तभी वो मर्डर बनेगा। ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सिंग पनिशमेंट प्रोपोर्शनल या फिर ग्रेविटी ऑफ दिस जेनरिक ऑफेंस, कोड ने प्रैक्टिकली 3 डिग्रीज ऑफ कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन किया है जो हम लोग अभी ऑलरेडी डील कर चुके हैं। ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर अपने आप में एक ब्रॉड कैटेगरी ऑफ अनलॉफुल होमिसाइड के अंदर आते हैं। होमिसाइड क्या हो गया, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अ ह्यूमन बीइंग, और अगर ये अनलॉफुल तरीके से है, अगर ये इलीगल तरीके से है तो हम क्या बोलेंगे कि ये ऑटोमेटिकली अनलॉफुल होमिसाइड के अंदर आते हैं। तो जब भी कोई होमिसाइड होता है तो वो अनलॉफुल हो जाता है अगर कुछ फ्यू कंडीशंस हो रही हैं, जैसे कि अगर आप
अगर आप लॉ को अपने हैंड में ले रहे हो, कोई भी ऐसा लॉ कर रहे हो विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कोई भी ऐसा एक्ट कर रहे हो विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो हम क्या कहेंगे, आप अनलॉफुल इलीगल तरीके से काम कर रहे हो। इन सब का एक्टिव रियस क्या हो रहा है, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग, बट मेंस रिया का बहुत सॉलिड फर्क है। तो बेसिकली डिफरेंट डिग्रीज ऑफ मेंटल इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से हम बोलेंगे कि ऑफेंस कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा या फिर मर्डर होगा। तो दो बेसिक डिफरेंस जो कि होते हैं वो क्या है, टू लाइज इन द डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ मेंस रिया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। अगर तो आपका इंटेंशन है सामने वाले की डेथ कॉज करने का तो आपका 299 1 हो जाता है, बट अगर आपका इंटेंशन कम होता जाएगा तो आपकी पनिशमेंट भी कम होती जाएगी। इंटेंशन कभी प्रिज्यूम नहीं कर सकते हो, नॉलेज फिर भी हम प्रिज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, हर एक मर्डर को प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले कल्पेबल होमिसाइड को प्रूव करना है और उसी के बाद आपको क्या प्रूव करना है, कुछ एडिशनल एलिमेंट्स जिससे कि आप बोलोगे कि ये मर्डर का ऑफेंस हो गया। Therefore, ये जो स्टार्टिंग फ्रेज है, एक्सेप्ट इन केसेस हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, ये स्टेटमेंट इसीलिए बोली गई है क्योंकि पहले कल्पेबल होमिसाइड प्रूव होता है और उसी के बाद हम अंदर जाते हैं मर्डर के ऑफेंस के अंदर। ठीक है, अब एक केस करते हैं, एम्परर वर्सेस एच.टी. धीरजगा इन AIR 1940 ऑल इंडिया 486। ये एक लैंडमार्क केस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। तो एक विलेज की औरत थी जो कि 20 साल की थी, वो बहुत ही मार खाती थी अपने हस्बैंड से, बहुत ही इल ट्रीटमेंट होता था और हमेशा उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। तो जब उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ तो जो हस्बैंड है उसने थ्रेटन किया कि मैं तुझे बहुत मारूंगा आज। अब पूरी नाइट जो वो वुमन है, ऑल द नाइट वो वुमन अपने बेटी को जो कि 6 महीने का बच्चा था उसको अपने आर्म्स में लेके बैठी रही और जैसे ही उसको मौका मिला वो घर से भाग गई। आफ्टर शी हैड गॉन सम डिस्टेंस, उसको सुनाई दी कोई आवाज उसके पीछे आ रही है और उसको जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि उसका हस्बैंड उसके पीछे आ रहा है और वो डर के, घबरा के, पैनिक करके उसने पास का जो कुआं था, पास का जो वेल था, वो उसमें कूद गई अपने बेबी के साथ। ठीक है, तो रिजल्ट क्या हुआ कि बेबी की डेथ हो गई और जो वुमन है वो रिकवर कर गई। तो जो औरत है, जो वुमन है, उसके ऊपर चार्ज लगा मर्डर ऑफ द चाइल्ड। अब क्या बोला गया कि यहाँ पे इंटेंशन टू कॉज डेथ ऑफ द चाइल्ड तो नहीं थी, ये तो आप एट्रीब्यूट नहीं कर पाए क्योंकि जो भी था वो सिर्फ एक नॉलेज थी। जब वो पैनिक की सिचुएशन में भी थी तो उसको ये तो नॉलेज थी कि जो भी वो एक्ट कर रही है उससे उसकी खुद की जान भी जा सकती है और उसके बच्चे की जान भी जा सकती है। तो यहाँ पे केस मर्डर का नहीं हुआ क्योंकि आप इंटेंशन नहीं बोल सकते कि इंटेंशन नहीं थी कि वो डेथ कॉज करना चाहती है। ठीक है, हाउएवर प्रिमिटिव या फिर फ्राइटेंड शी माइट हैव बीन, उसको ये पता था कि जो भी वो एक्ट कर रही है वो इमिनेंटली डेंजरस है। जंपिंग डाउन इन अ वेल विद चाइल्ड अपने आप में क्या है, अपने आप में एक बहुत ही डेंजरस एक्ट है और वो जो भी कर रही थी वो क्यों कर रही थी, वो इसलिए कर रही थी क्योंकि उसके पास एक एक्सक्यूज था कि वो अपने हस्बैंड से बचना चाह रही थी, उसका ये रीजनिंग थी। तो क्या बोला गया, ये बोला गया कि this will not be murder, this will not be murder, और क्या बोला गया कि ये मर्डर का ऑफेंस नहीं हुआ बिकॉज उसकी इंटेंशन नहीं थी और उसके पास एक एक्सक्यूज था इस एमिनेंटली डेंजरस एक्ट को करने का। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट समझना है जिसको हम कहते हैं सपोज सर्कमस्टेंसेस। आपने ए ने बी को पंच किया और बी अनकॉन्शियस हो गया। अब ए को लगा कि बी मर गया है, उसने रीजनेबल एग्जामिनेशन किया, उसको लगा कि यार ये तो मर गया है। अब एविडेंस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, फैब्रिकेट करने के लिए या फिर फॉल्स एविडेंस को दिखाने के लिए, डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस करने के लिए, जो हम सब पढ़ चुके हैं हमारे फॉल्स एविडेंस के चैप्टर में, उसने क्या किया, उसने ए हैंग्स बी थिंकिंग हिम टू बी डेड। तो उसने सोचा कि मैं एक डेड बॉडी को हैंग कर रहा हूं और उसने इस डेड बॉडी को हैंग कर दिया जिससे कि लोगों को क्या बिलीव हो, लोगों को फॉल्स एविडेंस आए कि इन्होंने एक्चुअली में स्ट्रैंगुलेशन से अपनी डेथ कर दी, इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने आप को सुसाइड करा है। वो ये चाहता था और उसको लग रहा था कि वो एक डेड बॉडी को हैंग कर रहा है, बट जब एक्चुअली में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि डेथ हुई है स्ट्रैंगुलेशन से। तो जो ए है, ए विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द मर्डर क्योंकि उसका कोई भी मेंजरिया नहीं था, उसका मेंजरिया सिर्फ पंच करने का था। और जो मेंजरिया है, हम कौन सा
एट्रीब्यूट करेंगे, जो ओरिजिनल एक्ट का मेंसरिया था हम वही एट्रीब्यूट करेंगे। ये एक सपोज सर्कमस्टेंसेस है कि आपको लगा कि आपके पंच करने से सामने वाला मर गया और जस्ट एविडेंस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए या फिर फॉल्स एविडेंस क्रिएट करने के लिए आपने क्या किया, आपने उसको हैंग कर दिया, आपने एक डेड बॉडी समझ के हैंग कर दिया, बट एक्चुअली में वो डेड नहीं था। तो आपका मेंसरिया जब नहीं था उसकी डेथ कॉज करने का, तो आपका मेंसरिया कौन सा एट्रीब्यूट होगा, पहले वाला मेंसरिया ही एट्रीब्यूट होगा जो आपका था उसको पंच करने का। ठीक है, तो अब क्या समझना है, कभी कभी समटाइम्स डेथ इज कॉल्ड अंडर सर्कमस्टेंसेस जहां पे अक्यूज एक ब्लो देता है और जो बंदा है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। अगर अक्यूज ये सोचता है कि ये सामने वाला बंदा डेड है और अपने आप को बचाने के लिए वो इसको हैंग कर देता है, और अगर वो पर्सन स्ट्रैंगुलेशन से मर भी जाए तब भी हम क्या कहेंगे, वी विल नॉट हेल्ड यू लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर। अब एक केस करते हैं, क्वीन वर्सेस खंडे, 1950 का केस है। एक मैन ने दूसरे मैन को मारा सिर के ऊपर विद अ स्टिक और बिलीविंग हिम टू बी डेड उसने उसको जला दिया, सेट फायर टू द हट विद द व्यू टू रिमूव ऑल द एविडेंसेस। जिस हट के अंदर वो बॉडी थी उसको लगा ये डेड बॉडी है और उसने उस पूरी हट को जला दिया। It was found that the blow was only stunned the deceased and the death was really caused by the injuries from the burning. बाद में पोस्टमार्टम से क्या पता चला कि एक्चुअली में उसकी डेथ कैसे हुई है, जलने के कारण हुई है, जलने के कारण जो इंजरीज हुई है उसके कारण उसकी डेथ हुई है और उस ब्लो के कारण नहीं हुई है। तो क्या बोला गया कि यहाँ पे ऑफेंस कमिटेड वाज अटेम्प्ट टू मर्डर एंड जो डिसेंट में था कि ऑफेंस ऑफ मर्डर नहीं हुआ है। इन्होंने क्या बोला, ऑफेंस ऑफ मर्डर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो आपकी इंटेंशन थी वो उसका मर्डर कॉज करने की नहीं थी, और जब इंटेंशन नहीं थी तो हम वो आपके ऊपर एट्रीब्यूट भी नहीं करेंगे। अब क्वीन वर्सेस दालू सरदार, एक केस है 1915 का, इसको पढ़ते हैं। जो अक्यूज है उन्होंने अपनी वाइफ को असॉल्ट किया और उनको किक्स दिए, ब्लो करा, स्लैप किया। इस किक्स के कारण उसको नेवल के अराउंड किक्स दिए और इसके कारण जो वो औरत थी वो गिर गई और अनकॉन्शियस हो गई। अब उसको लगा कि वो औरत मर गई है। अब अपने आप को बचाने के लिए उसने क्या किया, उसने एक रोप से इस डेड बॉडी को टांग दिया, बट पोस्टमार्टम से ये पता चला कि जो डेथ हुई है वो ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन हुई है एंड नॉट बिकॉज ऑफ द हिटिंग हुई है। तो क्या बोला गया कि अक्यूज की इंटेंशन नहीं थी कि वो अपनी वाइफ को मारे, और उसको ये लगा कि शी इज ऑलरेडी डेड, और जस्ट कि वो अपने आप को एविडेंसेस को खराब करना चाहता था, फॉल्स एविडेंस क्रिएट करना चाहता था, डिस्पोज ऑफ करना चाहता था कि वो अपने आप को बचा सके। इसीलिए क्या बोला गया कि ही विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर, एंड ऑफेंस जो कि हुआ है अंडर सेक्शन 325 हुआ है फॉर द किक्स, ब्लोज, स्लैप्स, जो कि आप कह सकते हो हर्ट या फिर ग्रीवियस हर्ट का ऑफेंस हुआ है। ठीक है, पलानी गोंडन केस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क केस है। इसमें क्या हुआ, अक्यूज ने अपनी वाइफ को एक ब्लो दिया उसके हेड पे एक प्लोशेयर के साथ, दो नॉट शोन टू बी ब्लो लाइकली टू कॉज डेथ, डाइड इन फैक्ट्स रेंडर हर अनकॉन्शियस। वो बेसिकली इस ब्लो के कारण क्या हुआ, वो अनकॉन्शियस हो गई। उसको लगा कि मेरी वाइफ मर गई है, और अपने आप को बचाने के लिए, फॉल्स डिफेंस क्रिएट करने के लिए सुसाइड का, उन्होंने उसको रोप से टांग दिया। तो यहाँ पे जो डेथ हुई थी बाय स्ट्रैंगुलेशन हुई थी, और जो इंटेंशन था वो उसको इंटेंशन मारने का नहीं था, सिर्फ एक ब्लो देने का था, मतलब ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का था। इसीलिए उसको ऑफेंस ऑफ मर्डर के लिए गिल्टी नहीं ठहराया गया और ऑफेंस ऑफ ग्रीवियस हर्ट के लिए गिल्टी ठहराया गया। ठीक है, अब आपको समझना ये है कि अगर आपकी इंटेंशन कुछ थी और एक्चुअली में कुछ और हो गया, तो हम आपके ऊपर उसका जो इंटेंशन है आगे वाले सर्कमस्टेंस का नहीं डालेंगे। तो क्या देखना है कि जब हम इन सारे केस लॉस को पढ़ते हैं तो जो बेसिक एलिमेंट्स जो है आपको जो समझ आ रहे हैं वो क्या आते हैं कि बेसिक एलिमेंट्स क्रिमिनल लायबिलिटी के क्या है कि इनिशियल एक्टस रियस क्या था और आपका सब्सिक्वेंट एक्टस रियस क्या था। अगर तो ये सब सेम ट्रांजैक्शन के हैं तो आपको क्या समझना है, जो इनिशियल एक्टस रियस है उसी का जो सब्सिक्वेंट एक्टस रियस है वो एक्सटेंशन है और वो एक एग्रीवेटेड फॉर्म है। ठीक है, दूसरी बात जो आपको समझनी है, मेंस रिया को भी आपको अकॉर्डिंगली एक्सटेंड करना है एक्टस रियस के हिसाब से। और क्या देखना है, प्रेजेंस ऑफ मेंस रिया आपका जो इनिशियली था वही इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू बी एग्जामिन्ड इज व्हाट वाज द मेंस रिया इनिशियली। तो कंक्लूजन क्या है कि सबसे पहले देखना है कि इनिशियल मेंस रिया क्या था, इनिशियल एक्टस रियस क्या था, सब्सिक्वेंट एक्टस रियस क्या था और लायबिलिटी क्या है। तो पहले आप अपनी वाइफ को हर्ट कॉज करना चाहते थे और आपने उसको मुक्का मारा, और आप क्या चाहते थे, हर्ट कॉज करना चाहते थे,
तो अगर आपने मुक्का मारा उससे डेथ तो नहीं होनी चाहिए, लेस देन डेथ, बट एक्चुअली में क्या हो गया, डेथ कॉज हो गई, तो हम लाइबिलिटी क्या कहेंगे, हम लाइबिलिटी हर्ट की ही कहेंगे, क्योंकि आप एक्चुअली में हर्ट कॉज करना चाहते थे, डेथ कॉज नहीं करना चाहते थे। तो जो इनिशियल मेंजरिया है उसी के हिसाब से हम लाइबिलिटी को इम्प्यूट करेंगे। जैसे कि अगर आपने उसके सर पे हथौड़ा नहीं, हथौड़ा विल बी अ गलत एग्जांपल, अगर आपने उसके सर पे एक लाठी मारी तो आप उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज करना चाहते थे, और जो एक्चुअल एक्ट सीरीज हुआ उसमें डेथ कैसे हो गई, क्योंकि आपको लगा कि वो अनकॉन्शियस हो गई, आपने उसको हैंग कर दिया, उससे उसकी डेथ हो गई। बट हम किसके हिसाब से लाइबिलिटी करेंगे, जो इनिशियल मेंजरिया था जो कि ग्रीवियस हर्ट का था। अगर आप कल्पेबल होमिसाइड कर रहे थे, जो कि आपकी इंटेंशन नहीं थी डेथ कॉज करने की, बट इवेंचुअली डेथ हो गई क्योंकि बॉडी अनकॉन्शियस थी और आपने उसको रेलवे ट्रैक के ऊपर डाल दिया, तो हम क्या कहेंगे, हम आपकी कल्पेबल होमिसाइड की ही इंटेंशन मानेंगे। अगर आपकी इंटेंशन शुरू से ही मर्डर कॉज करने की थी, अगर आप उसको मारना चाहते थे, आपने उसका गला दबाया और आपको लगा वो स्ट्रैंगुलेट हो गया, ठीक है, आपको लगा कि वो मर गया, बट एक्चुअली में वो मरा नहीं था, और आपने उसकी डेड बॉडी को ले जाके क्या करा, आपने रेलवे ट्रैक पे डाल दिया कि जो एविडेंस है वो भी काम तमाम हो जाएगा। तो अगर आपकी इंटेंशन इनिशियली मर्डर कॉज करने की थी, तो बाद में भी मैं आपके ऊपर किसका मेंजरिया एट्रीब्यूट करूंगी, मर्डर का ही करूंगी। तो क्या समझना है, जो इनिशियल मेंजरिया था उसी के हिसाब से हम लाइबिलिटी करेंगे अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ सपोज सर्कमस्टेंसेस। अब एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ मैलिस। ट्रांसफर ऑफ मैलिस अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या हुआ, ए ने शूट किया बी को, अब बी को जब शूट किया तो बी बैठ गया, बी डक्स, ठीक है, और जो बुलेट है उसने हिट कर दिया सी को और सी मर गया। तो यहाँ पे ए विल बी लाइबल फॉर अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ बी, क्योंकि अटेम्प्ट तो उसने किया, और मर्डर ऑफ सी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो है एम्परर मूर्ति वर्सेस मुशुरुनु सूर्यनारायण, मद्रास हाईकोर्ट 1912 का ये केस है। यहाँ पे क्या हुआ, ए ने हलवे के अंदर मिक्स किया पॉइजन और बी को दे दिया, बी ने आगे उस हलवे को पास कर दिया अपनी डॉटर को, और जो बच्चा है वो मर गया। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ए विल बी लाइबल फॉर द अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ बी एंड मर्डर ऑफ चाइल्ड। ओके, तो बेसिकली अगर आपकी इंटेंशन थी उसको मारने की, और ट्रांसफर ऑफ मैलिस का क्या मतलब है, मैलिस है आपका बेसिकली गिल्टी माइंड, तो जो आपका गिल्टी माइंड ए के लिए था, बट अगर वो उसके लिए नहीं किसी और के साथ ऑफेंस हो गया, तो हम वहां पे भी आपको गिल्टी ठहराएंगे। तो अगर कोई पर्सन कोई भी ऐसा एक्ट करता है जहां पे उसको इंटेंशन है या फिर नॉलेज है कि सामने वाले की डेथ कॉज हो जाएगी, और वो कमिट करता है कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ सच अ पर्सन जिसकी डेथ उसको कोई भी इंटेंशन नहीं थी, मतलब ए को मारने गया था बट एक्चुअली में बी को लग गई, बी को मारने की कोई इंटेंशन नहीं थी, तो भी हम क्या कहेंगे, द कल्पेबल होमिसाइड कमिटेड बाय द ऑफेंडर ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इट वुड हैव बीन कॉज्ड डेथ ऑफ द अदर पर्सन, तो भी हम उसकी डेथ को, उसकी जो है उसकी लाइबिलिटी को इम्प्यूट कर देंगे, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ मैलिस जो ये सेक्शन है, सेक्शन 301 बात करता है, ये इनकॉर्पोरेट करता है उन ऑफेंसेस को जहां पे आप कल्पेबल होमिसाइड करने जा रहे हो, व्हाट इज नोन टू बी डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस, या फिर ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ मोटिव, या फिर ट्रांसफर्ड इंटेंशन इंग्लिश लॉ के हिसाब से। यहाँ पे आपको क्या देखना है कि मेंजरिया अपने आप में एक बहुत ही इसेंशियल चीज है। तो अगर आपका मेंजरिया था सामने वाले को मारने का, बट उसके अलावा कोई और मर गया, तब भी हम क्या बोलेंगे, यू विल बी हेल्ड लाइबल बिकॉज यू हैड द मेंजरिया। अगर ए ने शूट किया एट बी विद द इंटेंशन टू किल हिम, बट वो मिस हो गया और सी मर गया, सी को मारने का कोई इंटेंशन नहीं था बट वहां पे सी मर गया, तो हम क्या बोलेंगे, मैलिस जो है वो ट्रांसफर हो गया टुवर्ड्स सी, और यहाँ पे वो गिल्टी होगा, गिल्टी फॉर attempt of murder of B and murder of C. Okay? तो एक्टस रियस और मेंस रिया जो है मस्ट बी ऑफ द सेम क्राइम, सेम क्राइम का होना बहुत जरूरी है। ए ने शूट किया बी, एक ह्यूमन बींग को, और उसकी जगह मिस्टेक से सी की डेथ हो गई, तो किल हो गया सी, तो ही विल बी हेल्ड लाइबल। ए ने शूट किया बी को और वो मिस हो गया और सी किल हो गया, ए विल बी लाइबल ओनली व्हेन सी इज अ ह्यूमन बीइंग। अगर सी एक एनिमल होता, जैसे कि ए ने शूट किया एक बी को, एक डॉग को, और वो मिस हो गया और एक ह्यूमन बीइंग को लग गया,
नॉट लाइबल एज ही हैड द मेंस रिया टू किल अ डॉग। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि जो भी हुआ वो भूल चूक हो गया, नेसेसिटी में हुआ, एक्सीडेंट में हो गया, बट ही विल नॉट बी हेल्ड लाइबल। तो क्या देखना है, जो मेंस रिया है और एक्टस रिया है वो सेम क्राइम के लिए होना जरूरी है। ठीक है, अब ए ने शूट किया बी को, एक ह्यूमन बीइंग को, और एक्चुअली में एक डॉग की डेथ हो गई, तो लाइबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे उसका एक्टस रियस और मेंस रिया अलग था। अब एक केस पढ़ते हैं, रेगिना वर्सेस फॉल्कनर, 1877 का केस है। एप्पेलेंट जो थे इंटेंडेड टू स्टील सम रम, कॉज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्लीट शिप बाय फायर व्हिच फ्लेड अप, एंड पूरी की पूरी जो शिप है lit a match to the light up to the dark hole in the rum store। तो बेसिकली वो कुछ रम चुराना चाहते थे और उन्होंने एक डार्क होल के अंदर एक मैच स्टिक जलाई, जिसके कारण क्या हुआ कि डिस्ट्रक्शन कॉज हो गई। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, हेल्प आर्सन वाज नॉट द मेंस रिया फॉर थेफ्ट, आर्सन वाज नॉट द मेंस रिया फॉर थेफ्ट, उसका गिल्टी माइंड नहीं था आर्सन के लिए, देयरफॉर ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल। तो आपको क्या देखना है, मेंस रिया और एक्टस रिया शुड बी फॉर द सेम क्राइम। अब जैसे करण सिंह का केस देखते हैं, ए ने हिट किया बी को, अ मैन विद 9 month old infant in his lap with a stick, इन्फेंट को लग गई और वो बेचारा मर गया। तो यहाँ पे इंटेंशन थी टू टीच बी अ लेसन, नॉट कल्पेबल होमिसाइड एज मेंस रिया एंड एक्टस रिया मस्ट बी फॉर द सेम ऑफेंस। तो बेसिकली वो सिर्फ उसको मारना चाहता था, उसको हिट करना चाहता था, ग्रीवियस हर्ट कॉज करना चाहता था, हर्ट कॉज करना चाहता था, बट डेथ का कोई भी इंटेंशन नहीं था। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे उसके ऊपर डेथ की लाइबिलिटी हम इम्प्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, here the mens rea was just to hit with the stick to teach lesson and not kill। तो बेसिकली डेथ कॉज करने का नहीं था। लाइकली इफेक्ट क्या होता कि लाइकली इफेक्ट फॉर विच द अक्यूज्ड इज टू बी हेल्ड लायबल फॉर नेसेसरीली टू बी जज्ड विद रिस्पेक्ट टू द इंटेंशन एंड नॉट अनइंटेंडेड विक्टिम। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ मैलिस की भी, तो मैलिस आप वही ट्रांसफर करोगे ना जो उसका इंटेंशनली था, जो उसका इनिशियली मेंस रिया था, उसी को आप ट्रांसफर करोगे। अब चारुनाथ का केस देखते हैं। चारुनाथ swung a stick at A. Wife of A came in between, a child in her arms, hit and killed. Only as much as malice can be transferred as it was actually there. Here Charunath was liable only for simple hurt. जब मैंने आपको बोला कि A ने B को पंच किया और B की जगह वो पंच C को लग गया, तो A will be held liable. But किस चीज के लिए लाइबल, इस पंच के लिए ही तो लाइबल होगा ना। अगर सी जो है वो डेथ हो गई, उसकी सी जो है डेथ हो गई, वो छोटे दिल का था, उसको पंच देखते ही डर लग गया, घबरा गया और उसकी डेथ हो गई, तो ही विल नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर। करण सिंह एंड चारुनाथ का केस है जो वो इलस्ट्रेट करता है रूल की क्वांटम ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस आप उतना ही करोगे जितना इनिशियली इंटेंडेड था, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। अब एक केस करते हैं, क्वीन वर्सेस लैटिमर। There was a quarrel in public house kept by Ellen Ralston between Latimer and one Thomas Evankel. Latimer swung a belt and hit Thomas. Belt rebound and hit severely on the face of Ellen. Held liable for hurt. क्योंकि अब उसकी जो थी, उसकी क्या थी, उसकी Latimer swung a belt and hit Thomas, और जो बेल्ट थी वो रिबाउंड होके एलन को लग गई। तो बेसिकली वो बेल्ट से थॉमस को मारना चाहता था और वो बेल्ट लग गई एलन को। तो कितनी एट्रीब्यूट करोगे आप मैलिस, उतना ही इंटेंशन एट्रीब्यूट करोगे जितना उसको थॉमस को था। वो सिर्फ हर्ट कॉज करना चाहता था और आप हर्ट का ही जो इंटेंशन है उसको एट्रीब्यूट करोगे। बल्लन वर्सेस द स्टेट, अ पर्सन वांटेड in 3 dacoity cases on being challenged by the police fired at the sub inspector जो बैठ गया। ये जो बुलेट है इसने जो है कांस्टेबल जो कि खड़ा हुआ था सब इंस्पेक्टर के पीछे उसको लग गई। अब क्या बोला गया, बेंसन जस्टिस ने ये बोला इन एसएन मूर्ति केस जो कि अप्रूव किया गया था कि जो नीड है फॉर सेक्शन 301 वो क्या है कि आपको ये देखना है कि इनिशियली क्या इंटेंशन थी। इनिशियल इंटेंशन बहुत जरूरी है, उसी के बेसिस पे आपको जो है आपको देखना पड़ेगा। तो these sections use the word cause death and any person and not any particular person, therefore they will be liable with the initial intention and not more than that। ठीक है, अब ज्ञाननंदा कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस देखते हैं। AIR 1972 सुप्रीम कोर्ट का केस है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ज्ञानंदा कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में, AIR 1972 का ये केस है, उन्होंने बोला कि अगर नोइंगली आप एक डेंजरस सिचुएशन में इंटरफेयर कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, जिससे कि आप दो लोगों के बीच का डिस्प्यूट हटाना चाहते हो और उस चक्कर में यू गॉट किल्ड विद अ बुलेट जो कि किसी और के ऊपर एम थी, तो क्या देखना है कि अगर इंटेंशन था टू किल तो वही ट्रांसफर ऑफ मैलिस होगा, बट अगर इंटेंशन नहीं था मारने का तो फिर मर्डर का ऑफेंस नहीं लगेगा। अब एक वर्ड समझने की जरूरत है, कॉजेशन। कॉजेशन जो कि हमारे सेक्शन 299 एंड 300 में यूज है, वर्ड यूज्ड है कॉज with respect to intention as well as bodily injury. Bodily injury as is likely to cause या फिर bodily injury as is sufficient in ordinary nature to cause. तो क्या समझना है, रियल, प्रॉक्सिमेट, एफिशिएंट, डोमिनेंट कॉज को समझना बहुत जरूरी है। तो कॉज जब मैंने आपको भी बताया था, तो कॉज हो सकता है कॉजा कॉजेंस और कॉज हो सकता है कॉजा साइन क्वा नॉन। तो इमीडिएट कॉज क्या है और आपका इमीडिएट कॉज क्या नहीं है वो समझना बहुत जरूरी है। तो जो कि रियल कॉज है, जो कि इमीडिएट कॉज है, डोमिनेंट कॉज है, प्रॉक्सिमेट कॉज है, वो होता है कॉजा कॉजेंस। और कॉजा साइन क्वा नॉन क्या होता है, जो कि हमारा ऐसा कॉज है जिससे इनिशिएट हुआ, उसको हम कहते हैं कॉजा साइन क्वा नॉन। ठीक है, अगर एक्स ने पुश किया वाई को, जो कि गिर गया एक स्टोन के ऊपर एंड वाज हिट, हु इज टू बी हेल्ड लायबल, एक्स या फिर जो पर्सन जिसने स्टोन रखा था। ठीक है, जेड हु केप्ट द स्टोन इज कॉजा साइन क्वा नॉन, बेसिकली इनिशिएटर, एंड एक्स जो कि कॉजा कॉजेंस है, जो कि इमीडिएट कॉज है क्योंकि उन्होंने उसको हिट किया था। तो इमीडिएट कॉज के लिए आप उसको लायबल ठहराओगे। ठीक है, सिमिलरली ऑन अ ब्राइट सनी डे द रूम इज क्वाइट लाइटेड, डोर्स एंड विंडोज आर बोल्टेड, इट बिकम्स डार्क, व्हिच कैन बी सेड टू बी द कॉज ऑफ लाइट इन द रूम, सन या फिर डोर्स एंड विंडोज। In case 2, sun is the causa causans and doors and window are the causa sine qua non. Causa causans क्या हुआ, causa causans is जिसके इफेक्ट के बिना यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं होगी। तो लाइबिलिटी आपको किसके बेस करनी है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ causa causans। ठीक है, अब एक केस करते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस मुशनूरू सूर्य नारायण मूर्ति, जो हलवा वाला केस मैंने आपको बताया था। तो अक्यूज जो है उन्होंने एक हलवे के अंदर पॉइजन मिक्स किया एंड गेव इट टू ए टू ईट with the intention to kill him। तो इंटेंशन क्या थी, मारने की। जो ए ने फेंक दिया और उसका जो एक पार्ट है वो एक बच्चे ने, जो कि बी है, उसने उठाया और उसने खा लिया एंड उसने अपने एक और बच्चे को दिया जो था सी। ये दोनों के दोनों बच्चे मर गए बट ए सरवाइव कर गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया कि जो अक्यूज है उसकी क्या लाइबिलिटी होगी टुवर्ड्स ए, बी एंड सी। तो क्या बोला गया, इस केस में 3 कॉजेज एक्ट हुई हैं। सबसे पहले अक्यूज ने हलवे के अंदर पॉइजन मिक्स किया और ए को दिया, ए ने इस हलवे को फेंक दिया, बी ने हलवे को उठाया, खुद से खाया और सी को भी ये हलवा दे दिया। तो ये 3 एक्ट्स हुई हैं। तो अब आपको क्या देखना है, इन 3 एक्ट्स के लिए जो अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड को हम लायबल ठहराएंगे फॉर अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ ए एंड फॉर मर्डर ऑफ बी एंड सी, क्योंकि इंटेंशन थी टू किल ए और वही हमने ट्रांसफर ऑफ मैलिस के कॉन्सेप्ट के साथ एट्रीब्यूट कर दी कि जो इंटेंशन थी हम उसी के बेसिस पे आपकी लायबिलिटी ठहराएंगे। ठीक है, अब एक केस करते हैं आर वर्सेस गोविंदा, जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट केस है। गोविंदा जो था एक यंग मैन था, उसने अपनी वाइफ को नॉक डाउन किया, नॉक्ड हिज वाइफ डाउन, put one knee on her chest and struck her 2 or 3 violent blows on the face and with closed fist. जो वाइफ है she died shortly after that. मेडिकल एविडेंसेस जो थे उन्होंने क्या बोला कि डेथ अकर्ड ड्यू टू द एफ्यूजन ऑफ ब्लड ऑन द ब्रेन। जुडिशियल ओपिनियन जो था, कैम्बल जस्टिस थे, उन्होंने बोला कि ये मर्डर का ऑफेंस है, यहाँ पे उसकी इंटेंशन थी टू कॉज डेथ। बट नानाबाई हैदर जस्टिस जो थे उन्होंने बोला कि ये कल्पेबल होमिसाइड है। इस मैटर को रेफर कर दिया गया मेलविल जस्टिस के पास उनके ओपिनियन के लिए। मेलविल जस्टिस जो है उन्होंने क्या बोला कि 299A या फिर 300 सब क्लॉज 1 इनके अंदर सेम इंटेंशन होती है, ये आपस में सेम है। बेसिकली जो बात मैंने आपको बताई 299(1) इज इक्वल टू सेक्शन 300 सब क्लॉज 1 और यहाँ पे इंटेंशन है टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन। 299C
या फिर 299(3) और 304, इनको क्या देखना है, दीज आर इंटेंडेड टू अप्लाई टू द केसेस जहां पे इंटेंशन नहीं है डेथ कॉज करने की या बॉडीली इंजरी कॉज करने की, जैसे कि आप फ्यूरियस ड्राइविंग कर रहे हो या फिर फायरिंग कर रहे हो नियर अ पब्लिक प्लेस, जहां पे कल्पेबल होमिसाइड या फिर मर्डर डिपेंड करेगा कितना डिग्री ऑफ रिस्क है ह्यूमन लाइफ को। तो क्या समझना है, अगर डेथ लाइकली है तो फिर हम कहेंगे कल्पेबल होमिसाइड है, अगर डेथ मोस्ट प्रोबेबल है तो हम बोलेंगे मर्डर है। तो क्या समझने की बात है कि सेक्शन 300 सब क्लॉज 2 क्या कहता है, जो ऑफेंस है मर्डर का, जो ऑफेंस है मर्डर का, इफ द ऑफेंडर नोज दैट कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसको इंजरी है और कुछ पिक्यूलियरिटी है और उस पिक्यूलियरिटी के कारण उसने क्या करा, उसने वहीं पे उसको मारा, तो हम क्या करेंगे, विच वुड नॉट ऑर्डिनरली कॉज डेथ ऑफ दैट पर्सन, तो हम बोलेंगे 300 सब क्लॉज 2 लग गया। अब जब आपको 299(2) और 300 सब क्लॉज 3 में देखना है तो बहुत सारे केसेस जो होते हैं वो इन्हीं के बेसिस के ऊपर डाउटफुल हो जाते हैं। कल्पेबल होमिसाइड में आपको क्या देखना है, इफ द बॉडीली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड इज लाइकली टू कॉज डेथ, और उसमें क्या देखना है, मर्डर में आपको देखना है इट इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स टू कॉज द डेथ। तो क्या जरूरी है, डिग्री जो है, डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब हम बात कर रहे हैं तो डॉक्टर का ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि लाइकली टू कॉज डेथ है या फिर सफिशिएंट टू कॉज डेथ है। और जो डिफरेंस है वो क्या है, डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। जैसे कि एग्जांपल हो गया, वेपन क्या यूज है, फिस्ट है, स्टिक है, वाइटल पार्ट पे किया है तो लाइकली हो गया, और अगर स्वॉर्ड है, आयरन रॉड है और अगर आपने वाइटल पार्ट पे किया है तो सफिशिएंट टू कॉज डेथ हो गया। और ये कौन बताता है, हमारा डॉक्टर का ओपिनियन बताता है, जो कि एक ऑब्जेक्टिव ओपिनियन होता है। तो प्रेजेंट केस की अगर हम बात करें तो अक्यूज की कोई इंटेंशन नहीं थी डेथ कॉज करने की, कोई पिक्यूलियरिटी नहीं है अबाउट डिसीज जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ही वाज अवेयर। जो बॉडीली इंजरी हुई है इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड वाज नॉट सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, rather it was likely to cause death due to extravasation of blood। जो भी डॉक्टर का ओपिनियन था, उन्होंने क्या बोला कि जो बॉडीली इंजरी है वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं है टू कॉज डेथ, बट इट इज लाइकली कि डेथ कॉज हो जाएगी, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ एक्सट्रावेशन ऑफ ब्लड। इसलिए जो जजमेंट आई वो आई कि दिस पर्सन विल बी हेल्ड गिल्टी फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एंड नॉट फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर। इस बेसिस पे हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया बिटवीन 299 एंड 300। अब एक केस करते हैं, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुन्नैया। ये भी एक लैंडमार्क केस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अ फेटफुल डे, डिसीज जो है उन्होंने बोर्ड करी along with 2 other people, एक बस बोर्ड करी नैकनिकाल के लिए। कुछ देर के बाद जो 2 अक्यूज्ड हैं along with others also got into the bus, उन्होंने जो टिकट्स ली वो उन्होंने ली नारसोरोपेट के लिए। बट सीइंग द डिसीज्ड एंड हिज कंपेनियन गेट डाउन एट नैनीताल, वो 5 अक्यूज जो है वो भी उतर गए। डिसीज जो थे विद PW2 went towards the chowltree whereas PW2 went to the roadside to ease himself। 2 अक्यूज जो थे उन्होंने हेवी स्टिक्स को उठाया फ्रॉम अ कॉफी होटल एंड वेंट आफ्टर द डिसीज इनटू द चौल्ट्री। PW1 जो थे वो रैन अवे, बट द डिसीज बीइंग एन ओल्ड मैन कुड नॉट एस्केप, एंड उन्होंने प्लीड किया फोल्डेड हैंड्स के साथ कि मेरे को छोड़ दो प्लीज। अक्यूज जो है उन्होंने पाउंड किया उनकी लेग्स पे, आर्म्स पे ऑफ द डिसीज एंड स्टार्टेड बीटिंग हिम इनडिस्क्रिमिनेटली टिल ही बिकम्स अनकॉन्शियस, एंड उसके बाद वो भाग गए। टोटल 19 इंजरीज आई जिसमें से 9 जो थी वो ग्रीवियस। डिसीज डाइड द नेक्स्ट मॉर्निंग ड्यू टू द शॉक एंड हेमरेज रिजल्टिंग इनटू मल्टीपल इंजरीज। जो डॉक्टर PS सरोजनी थी, जब उन्होंने ऑटोप्सी कंडक्ट करी तो उनके ओपिनियन में इंजरीज फाउंड ऑन द डिसीज वर क्यूमुलेटिवली सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। तो डॉक्टर की रिपोर्ट क्या आई कि जो इंजरीज थी वो सफिशिएंट थी टू कॉज डेथ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। एविडेंस जो थे वो ये दिखाते हैं कि कोई एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट था डिसीज और अक्यूज के बीच में, और जो डिसीज है उन्होंने एक पुलिस कंप्लेंट लॉन्च करी थी अगेंस्ट द अक्यूज प्रीवियस डे पे, and at the time of the incident the deceased along with his party men was going to the police station regarding the same matter। अब जो एक्सप्रेशन यूज किया गया है बॉडीली इंजरी सब क्लॉज 3 ऑफ 300 में वो प्लूरल है,
बट उसके अंदर आप क्या करोगे, आपको ये देखना है दैट वुड कवर ऑल द इंटेंशनल इंजरीज कॉज्ड बाय द अक्यूज, जो कि अपने आप में सफिशिएंट हो गई सामने वाले की डेथ कॉज करने के लिए। तो इस केस में क्या बोला गया कि ये ऑफेंस हुआ ऑफ मर्डर अंडर सेक्शन 300 सब क्लॉज 3, बिकॉज डॉक्टर की रिपोर्ट ये कहती है कि ऑल द इंजरीज वर सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। अब विरसा सिंह का केस पढ़ते हैं, विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो कि हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। इस केस में क्या हुआ स्टूडेंट्स कि विरसा सिंह caused only one injury in the stomach of खेम सिंह by a spear thrust। जो डॉक्टर हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम किया उन्होंने बोला इट वाज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। खेम सिंह की अगले दिन डेथ हो गई। एनालिसिस जो हुआ वो ये हुआ कि जो डेथ है ऑफ खेम सिंह, जो ह्यूमन बॉडी है, जो कि ह्यूमन बीइंग है, वो कॉज हुई है बाय स्पीयर थ्रस्ट जो कि विरसा सिंह ने मारा था। देयरफॉर होमिसाइड का केस तो है। जब हम होमिसाइड का केस देखते हैं तो हमें एक्टस रियस और मेंजरिया दोनों को देखना जरूरी है। तो एक्टस रियस क्या था कि विरसा सिंह ने स्पीयर थ्रस्ट से मारा खेम सिंह के पेट में और उसकी डेथ कॉज हो गई। और इससे रिक्विजिट एक्टस क्या हुआ, रियस लाई करता है इन द फैक्ट दैट डेथ कॉज हो गई और डेथ जो हुई है वो है फोरबिडन बाय लॉ एंड किसी भी जनरल एक्सेप्शन के अंदर कवर नहीं हो रही। मेंजरिया क्या है कि सिर्फ एक ब्लो दिया गया था, दो फेटल था, बट इट इज नॉट क्लियर दैट बियॉन्ड ऑल डाउट्स विरसा सिंह की इंटेंशन थी उसको मारने की। मोरोवर जो डिसीज है डाइड ओनली 1 डे आफ्टर द अकरेंस। तो जो अक्यूज्ड है उसके पास नॉलेज तो थी कि इंजरी जो कर रहा है वो लाइकली है टू कॉज डेथ, as he gave only one injury, one blow with the spear। तो क्या बोला गया, for murder in the present case one has to examine whether subclause 3 section 300 applies or not। सेक्शन 300 का सब क्लॉज 3 कहता है कि अगर कोई भी एक्ट किया जा रहा है विद द इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी टू एनी पर्सन एंड जो बॉडीली इंजरी है वो ऐसी है कि सफिशिएंट है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, तो हम क्या बोलेंगे, यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। इन द प्रेजेंट केस अक्यूज की जो इंटेंशन थी कि वो ऐसी इंजरी कॉज करना चाहते हैं वो क्लियर थी और जो इंजरी थी वो अपने आप में सफिशिएंट थी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ एज पर द डॉक्टर्स रिपोर्ट। देयरफॉर ये ऑफेंस हुआ है अंडर मर्डर और सेक्शन 300 सब क्लॉज 3 यहाँ पे लग गया। ठीक है, अब हरजिंदर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस देखते हैं। वहां पे फैक्ट्स ऐसे थे कि एक फाइट हुई बिटवीन दिलीप कुमार एंड हरजिंदर सिंह। Harjinder Singh ran away, threatening Dilip Kumar to teach him a lesson. After a while, he came with his brother, dragged Dilip Singh out of his house and उसको बहुत मारा। दिलीप का ब्रदर केवल comes to rescue to दिलीप। एविडेंस ने ये दिखाया कि हरजिंदर ने दिलीप को होल्ड किया उसके कॉलर से by his left hand and took out a knife and stabbed केवल in the thigh. केवल died because of the cutting of the femoral artery and veins। एविडेंस शो करता है कि केवल वॉज इन अ काउचिंग पोजीशन जब हरजिंदर सिंह ने नाइफ मारा था, बट सडनली केवल स्टूड अप एंड द ब्लो लैंडेड ऑन हिज थाई। तो जो जजमेंट आई वो क्या आई कि इंटेंशन थी टू कॉज दैट पर्टिकुलर बॉडीली इंजरी वाज नॉट देयर, जो कि फैक्ट नंबर 7 से पता चलता है। ऑल्दो इंजरी हुई है जो कि सफिशिएंट है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज दैट, बट सेक्शन 300 कुड नॉट बी प्रूव्ड। जब हम सेक्शन 300 सब क्लॉज 4 की बात करते हैं तो आपको क्या दिखाना है कि नॉलेज थी ऑफेंडर को कि इन ऑल प्रोबेबिलिटीज डेथ कॉज होगी और जो भी उसने एक्ट किया वो एमिनेंटली डेंजरस एक्ट किया और उसने किसके साथ किया, विदाउट एनी एक्सक्यूज किया। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब केस करते हैं एम्परर वर्सेस धीरजा। एम्परर वर्सेस धीरजा बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसको अभी हमने पढ़ा भी था जब बच्चे वाला केस पढ़ा था। तो धीरजा को उसका जो हस्बैंड है वो इल ट्रीट करता था। एक दिन उन दोनों के बीच में बहस हुई। अब उसने बोला कि मैं अपने पेरेंट्स के घर जा रही हूँ और उसके हस्बैंड ने उसको डांटा और बोला कि तुम यहाँ से बाहर जाके दिखा। ठीक है, तो रात को जब शी वाज लीविंग द होम विद हर 6 month old चाइल्ड, तो उसको बाद में आवाज आई कि उसका हस्बैंड उसको चेस कर रहा है। वो इवेंचुअली पैनिक कर गई और उसने भागते भागते कुछ और एस्केप नहीं सोचा और उसने क्या किया, उसने जंप कर दिया वेल के अंदर। अब यहाँ पे जो चाइल्ड है उसकी डेथ हो गई बट वो रेस्क्यू हो गई। तो क्या बोलेंगे, होमिसाइड वाज प्रूव्ड।
सेक्शन 300 सब क्लॉज 4, धीरजा के पास एक एक्सक्यूज था कि उसके पास रीजनेबल फियर था ऐसा एमिनेंटली डेंजरस एक्ट करने का, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि उसका हस्बैंड उसको जान से मार देगा, इसीलिए कोर्ट ने उसको अक्विट कर दिया ऑफ द चार्जेस ऑफ मर्डर। अब पढ़ने हैं हमें एक्सेप्शंस टू सेक्शन 300। मर्डर क्या होता है वो पढ़ लिया, अब कुछ एक्सेप्शंस है कि मर्डर हो भी जाए फिर भी आप कैसे बच जाओ। तो पहला एक्सेप्शन है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। इसके अंदर आगे 3 और एक्सेप्शंस आ जाते हैं कि अगर वो जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है वो सेल्फ कंट्रोल्ड प्रोवोकेशन है, या फिर अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी लॉफुल ड्यूटी कर रहा है और आप प्रोवोक हो जाते हो, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो आपका ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है। या फिर आप प्रोवोक हो जाते हो अगर कोई अपना लॉफुल राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट थिंग फ्रॉम योर एंड। ठीक है, दूसरा है एक्सेप्शन टू 300 प्राइवेट डिफेंस, तीसरा है एक्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, चौथा है सडन हीट ऑफ पैशन, पांचवा है परमिशन या फिर ओन कंसेंट। तो 5 पीस का कॉन्सेप्ट है, ये 5 पीस है, इसको आपको याद रखना है। जब आपको क्या याद रखना है, एक्सेप्शन टू सेक्शन 300, प्रोवोकेशन, प्राइवेट डिफेंस, पब्लिक सर्वेंट, पैशन, परमिशन, इन सबको याद रखना है। अब इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला कहता है कि सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन हो गया, जब कोई पर्सन लूज कर देता है अपना सेल्फ कंट्रोल सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन के कारण और सामने वाले की डेथ कॉज कर देता है, या फिर किसी की डेथ कॉज कर देता है ड्यू टू अ मिस्टेक या फिर ड्यू टू एन एक्सीडेंट, ही विल बी लायबल। तो क्या बोला गया कि एसेंशियल कंडीशंस क्या है कि अक्यूज को क्या प्रूव करना है कि वो प्रोवोक किया गया था बाय डिसीज, जो प्रोवोकेशन थी वो सडन थी, ग्रेव थी, और अक्यूज ने अपना आपा खो दिया, सेल्फ कंट्रोल खो दिया। अक्यूज ने क्या किया, मस्ट हैव कॉज्ड द डेथ ऑफ द पर्सन हु गेव द प्रोवोकेशन। Accused must have caused the death during the continuance of the loss of self control। ऐसा नहीं होना चाहिए कि sufficient cooling off time था, ड्यूरिंग द कोर्स जब वो हीटेड था, जब वो प्रोवोक था, उसने सामने वाले की डेथ कॉज कर दी, तो वो एक एक्सेप्शन है। अक्यूज की कोई भी मैलिफाइड इंटेंशन नहीं थी। ठीक है, तो अब क्या समझना है, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। A gives sudden and grave provocation to B by insulting and abusing his father। उसके फादर को गाली गलौज किया, अब्यूज किया और उसको प्रोवोक किया। A loses his self control and fires a pistol at B। Therefore, B died immediately। Here A is liable for culpable homicide not amounting to murder। दो यहाँ पे murder का offense होना चाहिए था, but it will revert back to culpable homicide क्योंकि this person will be covered under the exception। Second, take the same example, but in the case Z was killed who was standing near to A। A neither knowingly or intending to kill Z fires at B, but Z was killed by mistake and accident, and in this also A will be liable for culpable homicide क्योंकि उसकी कोई intention नहीं थी। ठीक है, अगर A को provoke किया B ने on 6th May और A goes on 7th May at B's house and killed him, in this case A will be liable for the offense of murder because यहाँ पे sufficient time था कि वो cooling off कर सकता था। आज प्रोवोक हुई मैं, अगर मैं अभी आपकी किसी बात से प्रोवोक हुई और मैंने मर्डर कर दिया, तो मेरे को मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा, कल्पेबल होमिसाइड का लगेगा। बट अगर मैं प्रोवोक हुई आज और मैंने ऑफेंस किया 2 दिन के बाद, तो यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन काम नहीं करेगी, हम क्या बोलेंगे, यू विल बी हेल्ड गिल्टी। ठीक है, केएम नानावती का केस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसको मूवी भी अगर आपने देखी है तब भी आप समझ जाओगे। कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व करा कि जेस्चर्स और वर्ड जो होते हैं कुछ सर्कमस्टेंसेस में, कुछ सिचुएशन में ऐसे होते हैं कि वो सडन एंड ग्रेव कर देते हैं प्रोवोकेशन अक्यूज को, सो एज टू ब्रिंग हिम अंडर दिस एक्सप्रेशन। फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन एक टेस्ट को इस्टेब्लिश किया गया, वो ये है कि क्या कोई रीजनेबल मैन सेम कैपेसिटी में होके अपनी जो लूज कर देता सेल्फ कंट्रोल या फिर नहीं। तो background of the previous act of victim is to be taken into consideration while determining whether the subsequent act was sufficient to cause a sudden and grave provocation या नहीं। fatal blow जो कि person को दिया गया है given under a sudden and grave provocation should be immediate and should not be after cooling off period। अब grave and sudden provocation की कुछ आगे exceptions है। पहली exception क्या है कि अगर वो प्रोवोकेशन जो है मस्ट नॉट कॉज इंटेंशनली, मतलब आप जो भी एक्ट कर रहे हो वो इंटेंशनल नहीं होना चाहिए, तभी हम आपको एक्सक्यूज करेंगे। जो प्रोवोकेशन है शुड नॉट बी अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट जो कि अपनी लॉफुल ड्यूटी कर रहा है। अगर एक पुलिस वाला आपको अरेस्ट करने आ रहा है बिकॉज ऑफ सम ऑफेंस और आप कहते हो मैं ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेट हो गया और मैंने उसको मार दिया, तो दैट इज नॉट अलाउड।
ओके। और दूसरी चीज जैसे ए इज लॉफुली अरेस्टेड बाय सी अ कांस्टेबल, ए वाज प्रोवोक्ड बिकॉज ही वाज अरेस्टेड सो ही किल्ड सी, हियर ए विल बी लायबल फॉर मर्डर एज सी वाज एक्सरसाइजिंग ए पब्लिक ड्यूटी। तो ऑफेंडर जो है उसको ऐसे किसी भी एक्ट से प्रोवोक नहीं होना जो कि एक पब्लिक सर्वेंट कर रहा है, या ऐसे किसी भी एक्ट से प्रोवोक नहीं होना जिससे कि कोई प्राइवेट डिफेंस में कर रहा है। जैसे कि अगर एक चोर मेरे घर के अंदर घुस गया, मेरे को डर लगा कि ये मुझे मार देगा, तो मैंने उसको आगे से शूट कर दिया। अब वो मेरे प्राइवेट डिफेंस के आगे आगे ये नहीं कह सकता कि ये मेरे को शूट करी थी इसलिए मैंने इसको खत्म कर दिया। ठीक है, समझ रहे हो? तो बेसिकली प्राइवेट डिफेंस के आगे कोई प्रोवोकेशन नहीं हो सकती, वो अपने आप में इलीगल होगी। सुलझीना धन वर्सेस स्टेट ऑफ असम एक केस है जो हमें पढ़ना है। फैक्ट्स ऐसे थे कि एक फाइट हुई बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। जो हस्बैंड है was killed by the wife through axe. Wife took the plea that axe fell on his husband by mistake. कोर्ट ने क्या बोला कि the result was the outcome of the fight and such a fight gave a sudden and grave provocation to the wife. So she should be fall under this exception. Therefore, wife के ऊपर murder का चार्ज नहीं, culpable homicide not amounting murder का चार्ज लगेगा। ठीक है, महमूद वर्सेस स्टेट AIR 1961 का केस है। कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ सर्टेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि जरूरी है हमें प्रूव करने। सबसे पहले जो प्रोवोकेशन है वो सडन होना चाहिए। सडन जो टर्म है इसके दो एलिमेंट्स हैं, प्रोवोकेशन अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए और प्लान्ड नहीं होना चाहिए, बेसिकली टाइम गैप नहीं होना चाहिए इनके बीच में। ठीक है, प्रोवोकेशन जो है वो ग्रेव होना चाहिए। मेयर स्टेटमेंट गिवन बाय द अक्यूज्ड that he was provoked will not be accepted. आपको facts and circumstances के हिसाब से देखना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाना पड़ेगा कि क्या कोई रीजनेबल पर्सन जो था वो भी प्रोवोक होता या फिर नहीं होता इसी सेम मैनर में। दूसरा जो लूजिंग ऑफ अ सेल्फ कंट्रोल है, कोर्ट को ये देखना है कि वो जो लूजिंग ऑफ अ सेल्फ कंट्रोल है वो एक्चुअली में क्या सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन के कारण हुआ था, और जब ऑफेंस हुआ था वाज दैट पर्सन एक्चुअली अंडर द लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल और नॉट। अब हमें करना है सेकंड एक्सेप्शन जहां पे पर्सन एक्सीड्स हिज राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। तो पर्सन हैज अ गुड फेथ व्हाइल एक्सरसाइजिंग हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर वो एक्सीड कर जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि मर्डर नहीं हुआ है, कल्पेबल होमिसाइड में हम उसको मान लेंगे। जब हमने जनरल एक्सेप्शंस का चैप्टर पढ़ा था स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको जब प्राइवेट डिफेंस पढ़ाया था तो मैंने आपको सेक्शन 99 पढ़ाया था, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। आपको जो भी प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करना है दैट हैज टू बी सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। मतलब आप सामने वाले की डेथ कॉज नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज आपको उसके ऊपर गुस्सा आ गया। आपका जो भी प्राइवेट डिफेंस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, प्रिवेंटिव होना चाहिए, प्यूनिटिव नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई भी एक्शन कर रहे हो विदाउट नॉलेज या फिर विदाउट इंटेंशन, थोड़ा ज्यादा कर देते हो, थोड़ा एक्सेसिव कर देते हो, तो आप क्या बोलेंगे, आप इस एक्सेप्शन के अंदर कवर हो जाओगे। यहाँ पे इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप लायबल हो जाओगे। ठीक है, रणवीर सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का जो केस है वो हम पढ़ते हैं, 2018 का केस है। जो बर्डन है ऑफ प्रूविंग सेल्फ डिफेंस इज ऑन द अक्यूज। सेक्शन 105 इंडियन एविडेंस एक्ट भी यही बात कहता है, हमने ये चीज पढ़ी थी जब हमने जनरल एक्सेप्शंस करी थी। Such burdens can be reduced by establishing a mere preponderance of probabilities, either by laying the basis for that plea in the cross-examination of the prosecution or by adducing defense witness। या तो cross examination के टाइम पे या फिर defense witness को प्रोड्यूस करके आप इस चीज को प्रूव कर सकते हो। अब तीसरी एक्सेप्शन पढ़नी है, जो पब्लिक सर्वेंट है वो एक्सीड कर जाता है अगर अपनी अथॉरिटी, अपनी लॉफुल अथॉरिटी और सामने वाले की डेथ कॉज कर देता है, बट करता है बोनाफाइड इंटेंशन के साथ, तो भी हम उसको लॉफुल मानेंगे। दुखी सिंह वर्सेस स्टेट का हमें केस करना है। एप्पलिंग जो था वो एक कांस्टेबल था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, और जब वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा था उन्होंने शूट कर दिया एक फायरमैन को अनइंटेंशनली। ही फायर्ड अ शॉट टू कैच द थीफ हु वाज ट्राइंग टू रन। जजमेंट क्या आई, कोर्ट ने बोला कांस्टेबल इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट अंडर दिस सेक्शन। एक्सेप्शन 4 जो हमें कवर करनी है वो है सडन फाइट। अगर सडन फाइट हो जाती है विच वॉज अनएक्सपेक्टेड या फिर प्रीमीडिएटेड नहीं थी, प्री प्लान्ड नहीं थी, और आपने वहां पे किसी की इंटेंशन नहीं थी किसी को मारने की, बट डेथ कॉज हो जाती है, तो हम क्या बोलेंगे, यू विल बी कवर्ड अंडर दिस एक्सेप्शन। जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है कि सडन फाइट हो गई, हीट ऑफ पैशन के अंदर विदाउट एनी प्री प्लान्ड प्लान एक सडन क्वारल हो गई, उसके अंदर जो ऑफेंडर है वो जो था वो कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं ले रहा था, ऑफेंडर जो था वो यूजुअल वे में कर रहा था, कोई भी क्रूअल मैनर में नहीं कर रहा था, और सामने वाले की डेथ कॉज हो गई।
तो राधे श्याम एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ऑन 20 अगस्त 2018 का एक केस जो हमें पढ़ना है। फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि एप्लेंट जो थे वो इंफ्यूरिएट हो गए, गुस्से में आ गए जब उनको पता चला कि उसकी काफ had come to the place of the deceased and started abusing the deceased. When he was being stopped from being abused, he fired at the deceased. At that time of the fight, the accused had a weapon, but the deceased was unarmed. उसके पास कोई भी weapon नहीं था. This indicated that the appellant had an intention to kill the deceased. Therefore, उसको murder के लिए ठहराया गया और इस एक्सेप्शन के अंदर वो कवर नहीं हुआ। अब पांचवी और लास्ट एक्सेप्शन जो हमें कवर करनी है वो क्या है कि अगर कोई पर्सन कंसेंट देता है अपने आप से तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि उसका मर्डर हुआ। देयरफॉर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है? एज ऑफ द पर्सन जिसने कंसेंट दिया है वो होनी चाहिए 18 साल से ऊपर। कंसेंट दिया गया था बाय डिसीज। कंसेंट नीड्स टू बी फ्री, मतलब फ्री कंसेंट था, वॉलेंटरली था, किसी का भी फोर्स कोर्जन मिस्टेक अंडर इन्फ्लुएंस कुछ भी नहीं था। तो हम क्या बोलेंगे? दैट पर्सन विल नॉट बी हेल्ड लायबल। अब जब आपने ये सब पढ़ लिया है तो आपको क्या समझने की जरूरत है कि पनिशमेंट फॉर मर्डर कहां दी गई है? सेक्शन 302 में दी गई है। सेक्शन 302 बात करता है पनिशमेंट फॉर मर्डर और जो कि है आपकी डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। आपको क्या समझना है? ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन इसे ट्राई कर सकता है। ओके तो स्टूडेंट्स ये था हमारा 299 एंड 300 कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, हमने पढ़ा होमिसाइड क्या होता है, हमने एक ओवरव्यू देखा चैप्टर नंबर 16 का। देन हमने बात करी कि सेक्शन 299 के कौन से क्लॉजेस है। क्लॉज 1 पढ़ा, क्लॉज 2 पढ़ा, क्लॉज 3 पढ़ा। हमने इसके साथ सेक्शन 304 पढ़ा, 304 के पनिशमेंट्स पढ़ी हमने कैसे होंगी। देन हमने 299 वर्सेस 300 पढ़ा कि कब एक एडिशनल एलिमेंट को ऐड करके आपका 300 बन जाता है। फिर हमने क्या देखा स्टूडेंट्स? हमने देखा कि कैसे कल्पेबल होमिसाइड इज द जीनस और बड़ा बच्चा और मर्डर इज द स्पीशीज। तो बेसिकली पहले ये प्रूव करोगे तभी यहां जा पाओगे, और अगर इसको प्रूव करने के बाद कोई एक्सेप्शन आ गई तो मैटर रिवर्ट बैक हो जाएगा आपका कल्पेबल होमिसाइड पे। हमने बहुत सारे केस लॉस पढ़े और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ इसको पढ़ा। हम लोगों ने एक्सप्लेनेशंस पढ़ी टू सेक्शन 299। वी ऑल्सो डेल्ट विद एक्सेप्शंस टू सेक्शन 300। और हमने क्या करा? हमने ट्रांसफर ऑफ मैलिस का कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसको ट्रांसमाइग्रेशन भी कहते हैं। हमने सपोज सर्कमस्टांसेस पढ़ा स्टूडेंट्स, एंड देन हमने सेक्शन 302 भी पढ़ा। तो आई होप आप लोगों को मजा आया हो, आई होप आप लोग बोर बिल्कुल ना हुए हो और आपका जो मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया हो। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट। कल के आने वाले लेक्चर में मैं मिसकैरेज पढ़ाऊंगी आपको और देखेंगे कि कैसे मिसकैरेज का जो ऑफेंस है उनको विद एग्जांपल्स हम लोग समझेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग PW की ऐप पे जाके लॉ सिलेक्ट करके फाउंडेशन बैच सिलेक्ट करके मेरे IPC के लेक्चर्स वहां पे देख सकते हैं दोबारा। आपको वहां पे क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे एंड आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेंगे जो कि क्विज के फॉर्म में है। आप टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर यू। जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।